मैडम इज नॉट देयर। मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के 44वें एपिसोड में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं श्री राजीव कुमार जी। श्री राजीव कुमार जी महाप्रबंधक रसायन ने प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी रसायन विज्ञान एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से संक्षारण रसायन विज्ञान में एमफिल किया है। आप वर्तमान में प्रमुख पर्यावरण के पद पर कारपोरेट स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण कार्यालय ओएनजीसी दिल्ली में कार्यरत हैं। आपने ओएनजीसी के सीपीएफ गांधार, अंकलेश्वर, असम और मुंबई हाई में काम किया है। आपने पेट्रोटेक में भी वैज्ञानिक प्रस्तुत किए हैं। राजीव जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम की मध्यस्थता करने के लिए सुश्री देवांशी सेन जी को। देवांशी नरसी मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई से बायोमेडिकल साइंस में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही हैं। इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन किया है, जैसे आनुवंशिकी, विकास, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी आदि। इन्हें पढ़ना, गाना और संगीत सुनना पसंद है। देवांशी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। देवांशी, आप प्लीज कार्यक्रम चालू कीजिए। यस सर। थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र सर जी। इसके पहले कि मैं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर श्री राजीव कुमार जी को आमंत्रित करूं, मैं यहाँ पे मौजूद सभी सदस्य और सीनियर मेंबर्स को दिल से आभार मांगती हूँ कि उन्होंने मुझे सेशन के सबसे छोटे मेंबर को आज एक शाम देश के नाम सेशन को मॉडरेट करने की अपॉर्चुनिटी दी है, तो थैंक यू। आई थिंक ये फेयर भी है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है जो हमारे जैसे यूथ को ही आगे लेके जाना है। सो बीइंग अ बायोमेडिकल स्टूडेंट, मैं इस सेशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेती हूँ एंड आई थिंक आज का मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी लर्न, स्प्रेड एंड एक्ट। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज के हमारे विषय रैम्पेंट यूसेज ऑफ प्लास्टिक, अ परपेचुअल मेनेस एंड अ मेजर डेट्रीमेंट टू एनवायरनमेंट के गेस्ट स्पीकर श्री राजीव कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ और उनसे यह विनती करती हूँ कि वह हमारा मार्गदर्शन करे और हमें बताए। दिव्यांशी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपको कुछ सेटिंग अपना बदलना पड़ेगा। आपकी एक गेस्ट स्पीकर श्री राजीव कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ और उनसे यह विनती करती हूँ कि वह हमारा मार्गदर्शन करे और हमें बताए कि इंडिविजुअल लेवल पे हम इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं और हम इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। श्री राजीव कुमार जी। शुक्रिया नरवाने जी और देवांशी सेन और ग्रुप के अन्य मेंबर। एट द आउटसेट लेट मी थैंक एक देश एक शाम देश के नाम संस्था मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं एक बर्निंग इशू जो है, जो हमारे प्लेनेट को प्लेग कर रहा है, उसके बारे में मैं अपने विचार प्रस्तुत करूं। और आपको ये जानकर के अत्यंत खुशी होगी कि वर्ष 2018 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसका थीम रखा गया था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि ओएनजीसी इस मुहिम में एज ए नॉलेज पार्टनर जुड़ा था और इसमें हमने बहुत बढ़ चढ़ करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने बहुत जो संस्थाएं थी जो कि प्लास्टिक के क्षेत्र में, प्लास्टिक पॉल्यूशन कम्बैटिंग के क्षेत्र में जो काम कर रही थी, ये बहुत सारी संस्थाएं आई थी। मिनिस्ट्री का भी अपना बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ था विज्ञान भवन के पास, और ओएनजीसी का भी काफी उसमें था। और उसमें हमने बहुत सारा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी किया था, जैसे कि हमने एक रेस किया था, एक प्लास्टिक पॉल्यूशन को सेंसिटाइज करने के लिए कि लोगों में इसकी जागरूकता फैले। उसके लिए हम लोगों ने एक इसका नाम दिया था डेकाथन। तो
वो हम लोगों ने किया था। ये सुबह करीब 7 बजे से प्रोग्राम हुआ था और ये पूरा स्पॉन्सर्स ओएनजीसी ने किया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सीएमडी, ओएनजीसी के सीएमडी, इसमें उन्होंने प्लेस लिया था, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने प्लेस लिया था और उन्होंने बोला था कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह खत्म कर देंगे। और मैं आपको ये बताने मुझे बड़ा ही हर्ष महसूस हो रहा है कि मैं 2018 में जिस साल शुरू किया था हम लोगों ने, ये 2018 में ही हम लोगों ने अपने पूरे कैंटीन में जितनी प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की कटलरीज, ये सारे हम लोगों ने अपने सारे वर्क सेंटर में बंद करवा दिए थे। और हमारे यहाँ भी प्लास्टिक बॉटल बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। सारे हमारे यहाँ मतलब सभी एम्प्लॉय को थर्मस यूज करना होता है। ये वाटर इन सबको कलेक्ट करके अपने सीट पर रखना होता है, या अगर उनके पास असिस्टेंट तो असिस्टेंट के थ्रू अपना वो करते हैं। और कटलरी जो भी है ये सब बिल्कुल स्पून, इवन जो बर्ड्स हैं या क्या होते हैं स्टरर जो होता है चाय ये सब के लिए जो होते हैं, ये जो हमारे सीट पर सर्व करते हैं, इन सभी में प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो हमारा ओएनजीसी का जहां तक सवाल है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था का बहुत मतलब इस सिंगल यूज प्लास्टिक को स्टॉप करने में हम लोगों ने बहुत मतलब 2018 से शुरुआत किया। और मुझे लगता है कि जो हमने सोचा था कि 2022 तक खत्म करेंगे, वो हमने ऑलमोस्ट 2021 के शुरुआत में ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और आपको ये पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि वर्ष 2022 तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल खत्म कर देंगे। और इसी के तहत अभी आपको जानकर के ये खुशी होगी कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है 2016 में हुआ था, और अभी 2021 में एक अमेंडमेंट ला रहे हैं। उस अमेंडमेंट के तहत जो है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक का एक्चुअली क्राइटेरिया पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसका क्राइटेरिया कैसे बना। तो सबसे पहले कि प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल जो था 1999 में एक रूल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से इशू हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि 20 माइक्रोन साइज थिकनेस उस जिसका होगा, दैट कैन बी यूज्ड एज ए सिंगल यूज प्लास्टिक। बट क्या 20 माइक्रोन साइज इतनी कम साइज है, उससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो रहा था। बट देन चूंकि उसमें इतना सेंसिटाइजेशन नहीं था, लोगों को इतनी जागरूकता नहीं थी, तो 2016 में जब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बना, इस रूल में फिर गाइडलाइन बनाई गई कि जो प्लास्टिक जो हम यूज करेंगे उसका थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 50 माइक्रोन, 50 माइक्रोन से उसका थिकनेस कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह करके अब जो 2021 में नया अमेंडमेंट जो ला रहे हैं, इसका और भी नया वर्जन, और काफी इसको मतलब इस जो 50 माइक्रोन साइज है उससे काफी बढ़ा करके 120 माइक्रोन साइज कर दिया गया है। 120 माइक्रोन साइज करने का मेन है कि ये जो इस तरह के प्लास्टिक जो है अगर हम यूज करेंगे तो इट कैन बी वेरी इजिली रिसाइकल्ड। तो सबसे बड़ा एडवांटेज उसका है। मैं शुरुआत करता हूं कि प्लास्टिक बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है कि इसको बोला जाता है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इट्स ए इनक्रेडिबल सब्सटेंस। इनक्रेडिबल सब्सटेंस मीन्स कि ये ऐसा सब है जो कि इतना लाइट वेट होता है, इसको हम किसी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, वेदर इट इज ए ट्रांसपेरेंट और कलर्ड हो, किसी भी इसमें हो इसका। और पैकेजिंग में, पैकेजिंग के खास करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसका पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये जो पैकेज प्लास्टिक है, ये वन ऑफ द मेन रीजन्स है हमारे, वन ऑफ द मेन रीजन्स। ऑलमोस्ट 50% जो प्लास्टिक्स हैं, जो पॉल्यूशन जो प्लास्टिक हमें पॉल्यूट कर रहे हैं, उसमें 50% जो प्लास्टिक्स है उसका कंट्रीब्यूशन आता है पैकेजिंग इंडस्ट्री से।
एक्चुअली थोड़ा मुझे ये हो रहा कि चूंकि मैंने सारा इंग्लिश में बनाया हुआ, बट स्टिल मैं हिंदी में अपने वो करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लास्टिक जो है बेसिकली वाइड स्प्रेड मटेरियल है, लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, ड्यूरेबल है, इसकी शेल्फ लाइफ काफी होती है और इसके यूजेस बहुत बहुत ज्यादा है और ड्रॉबैक्स भी उतना ही है। बट चूंकि ये इतना सस्ता, इतना इकोनॉमिक है, तो इसका जो यूजेस इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करती है और एनवायरनमेंट डोमेन में बहुत सारी एक्टिविटीज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये करती रहती है, इसने बताया है कि 2050 तक अगर जिस तरह हम प्लास्टिक का रैम्पेंटली यूज कर रहे हैं, जिस तरह हम यूज कर रहे हैं, अगर हम इसी रफ्तार से अगर हम प्लास्टिक को यूज करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि 2050 में हमारी जो प्लास्टिक की जो काउंट्स है वो हमारे फिश के काउंट से ज्यादा होगा। यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी ग्रेविटी, कि हमारे प्लास्टिक पोल्यूशन की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है कि हम 2050 में हमारे जितने फिशेज हैं अक्रॉस ऑल ओशन, जितने ओशन से सी हैं, रिवर्स एंड एवरीथिंग ऑल, सबको हम इकट्ठा कर लें तो हमारी जो प्लास्टिक की जो कंटेमिनेशन है वो उससे भी ज्यादा होगा। और प्लास्टिक जो बेसिकली है बनता है वो 8 to 9% ग्लोबल सिंथेटिक ऑयल से बनता है। और ये चूंकि सबसे बड़ा इसमें चूंकि सिंथेटिक ऑयल से बनता है और ऑयल जो नेचुरल अकरिंग ऑयल उससे तैयार करते हैं। अगर हम नेचुरल ऑयल जिस तरह की इसका अभी प्राइस देख रहे हैं बढ़ रहा था काफी, तो उसी तरह क्या हो रहा है कि प्लास्टिक कंजम्पशन, एक्चुअली हम जिस तरह का प्लास्टिक चाह रहे हैं उसका यूजेज हो, उस तरह का प्लास्टिक हम यूज कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक में हमें बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं। लिमिटेशन इन द सेंस कि प्लास्टिक्स का बहुत सारा, मैं आगे बताऊंगा कि किस किस तरह के बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं, जैसे टेरिथेलेट होता है, पॉलीइथाइलिन होता है, तो डिफरेंट तरह के इस तरह करके कैटेगरीज होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं प्लास्टिक्स के, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और किस तरह के प्लास्टिक्स का बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो ग्लोबली जब बताया गया है कि 2019 में जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो ऑलमोस्ट अभी जो अकाउंट के जो ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग की गई है प्लास्टिक पोल्यूशन के तहत, उसका जो अनुमान लगाया गया है 850 मिलियन टन्स, 850 मिलियन टन्स टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ग्रीन हाउस गैसेस में ये सारे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, ये सारे आते हैं उसमें। तो ये जो टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो करीब करीब 850 मिलियन टन्स 2019 में अकाउंटिंग की गई थी। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन बताया गया इस प्लास्टिक के तहत वो है करीब 2.75 बिलियन टन्स। सो यू कैन इमेजिन इतनी क्वांटिटी केवल प्लास्टिक के रैम्पेंट यूज के कारण इतने सारे इमिशंस हो रहे हैं। और आपको सबको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू है जो मतलब इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को, आप देख रहे हैं बिल्कुल लॉपसाइडेड क्लाइमेट हो रहा है। कहीं पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फील किया जा रहा है, और जो कंट्री ब्राजील में जहां पर स्नोफॉल कभी एक्सपीरियंस नहीं होता है वहां पर स्नोफॉल हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का जो एक्चुअली उसमें जो क्लाइमेट चेंज में जो पेरिस जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पेरिस में जो हुआ था उसमें डिसाइड किया गया था कि जो मीन ग्लोबल टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखा जाएगा। इस बात पर सारे कंट्री में कॉन्सेंसस हुआ था। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम उसको नहीं रख पा रहे हैं, उसके कारण जो बहुत सारे दिक्कतें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज का जो इशू जो आ रहा है। और क्लाइमेट चेंज ऐसा इशू हो रहा है कि दुनिया में बहुत तरह की इम्पैक्ट्स, मतलब इसका इतना मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट,
जो क्लाउड बर्स्टिंग आप सुन रहे हो, इंस्टेंसेस ऑफ क्लाउड बर्स्टिंग इन द हिली एरियाज, ये सारे इसके इतने इंस्टेंसेस बढ़ गए हैं कि आई मीन सेफ्टी ऑफ द पीपल, हमारे जो इंसान का जो सेफ्टी है वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बन गया, विषय बन गया है ये क्लाइमेट चेंज के कारण। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो है एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स, जिसमें कि प्लास्टिक भी अपना, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो भी अपना योगदान दे रहा है। चौथा चीज ये है कि प्लास्टिक जो है हमारे ओशंस को रैपिडली फील कर रहा है, मैरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि हम जो प्लास्टिक, ये जो हमारे बॉडी में भी प्लास्टिक आ रही है इन फॉर्म ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। क्या होता है कि प्लास्टिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब प्लास्टिक जब पड़ता है तो क्या होता है, इसको फ्रेगमेंटेशन होता है, इससे स्मॉलर पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट होता है। और ये स्मॉलर पार्टिकल जो वाटर में रहते हैं वो धीरे धीरे डिजोल्व होते रहते हैं, और वो धीरे धीरे जब डिजोल्व होते हैं, डिजोल्यूशन होता है, तो माइक्रोप्लास्टिक का वो फॉर्म लेता है। और ये माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, जो हमारे जितने क्रीचर्स हैं, मैरीन क्रीचर्स, फिशेज, ये सारा उसको गल्प करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ये लेते हैं, गिल के थ्रू लेते हैं। और डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर से जो लेते हैं, तो ये सारे माइक्रोप्लास्टिक्स जो है उनके गिल्स के थ्रू आता है। और जब हम ये कंज्यूम करते हैं, ये फिशेज जो हम कंज्यूम करते हैं, तो ये बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक जो आता है हमारे फूड चेन में भी आता है। तो बेसिकली प्लास्टिक हैज आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ आवर फूड चेन। तो जिस तरह हम प्लास्टिक का पोल्यूशन हम पूरे मैरीन एटमॉस्फेयर, मैरीन एनवायरनमेंट को कर रहे हैं, ये सारा जो मैरीन क्रीचर्स है सबके सिस्टम में जा रहा है। आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे इस तरह में वीडियो भी आया हुआ है कि बहुत सारे जो मैरीन क्रीचर्स हैं, फिश हैं, व्हेल हैं, ये शार्क हैं, ये सब जो बड़े बड़े हैं, इसके बहुत सारे, इनके स्टोमक में, इसके माउथ में बहुत सारे प्लास्टिक के बड़े बड़े वो डिपॉजिट्स पाए गए हैं। तो हम इंसान इसको इतनी बेरहमी से इसका यूज कर रहे हैं, इतने गलत ढंग से इसका यूज कर रहे हैं, जिसका कि इफेक्ट हमारे ऊपर ही हो रहा है, हम खुद महसूस कर रहे हैं। तो प्लास्टिक जो है हमारे पूरे मैरीन एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है। दूसरा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, आपको पता होगा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 21% है। और ये जो 21% जो ऑक्सीजन की मात्रा है एटमॉस्फेयर में, ये बेसिकली इसको मेंटेन करने में जो हमारा मैरीन एटमॉस्फेयर है, मैरीन एनवायरनमेंट जो है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट 80% कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में ये आपके सारे जो सी ग्रास हैं, और जो ये फ्लोरा जो होते हैं ना, जो बिल्कुल बॉटम में जो फ्लोरा होते हैं ओशन सरफेस पे, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो आप समझिए कि जब आप या मैं बोल रहा हूँ, ये एक तो प्लास्टिक एक है। जब प्लास्टिक पोल्यूशन में क्या है, जब प्लास्टिक इसके सरफेस पर फ्लोट करता रहेगा तो बेसिकली क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता रहता है एयर और वाटर मीडियम में। जो ओशन सरफेस में जो वाटर मीडियम है और एयर का जो ऑक्सीजन है, एक जब जैसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि जब अगर वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मैरीन एटमॉस्फेयर में यदि कम होता है, एक्चुअली उसमें हमारा 6 to 7 ppm पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं उसको, तो 6 to 7 ppm चाहिए हमें। इवन हमें ड्रिंकिंग वाटर जो हम पानी पीते हैं, उस पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन का बहुत बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी हमें 6 to 7 ppm होना चाहिए। यदि आप बोलते हैं कपड़ा साफ करते हैं, अगर हम क्लोथ्स भी क्लीन करते हैं, तो क्लोथ्स क्लीन करने में भी डिजोल्व ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारे कपड़े साफ नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल इन द एयर, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। और ये सारे चीज इफेक्ट होंगे, इम्पैक्ट होंगे अगर हम जिस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, मतलब रैम्पेंट यूज ऑफ प्लास्टिक से, प्लास्टिक को हम डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये बहुत समझना पड़ेगा, बहुत हमें ध्यान से इसे समझना पड़ेगा
कि हमें प्लास्टिक का यूज जो है, खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो है, खास करके जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये हमें एक्चुअली मन में बिठाना होगा, अपने प्रति अपने वो करना पड़ेगा कि हाँ, हम किसी भी कीमत में हम प्लास्टिक बॉटल का यूज नहीं करेंगे, सिंगल प्लास्टिक्स का। हम केवल वही प्लास्टिक्स का यूज करेंगे जो कि हम रिसाइकिल कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो इंडिया में है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में है, ये लोग क्लेम करते हैं कि हम बहुत सारा चीज रिसाइकिल करते हैं, बट इन फैक्ट मुश्किल से मैं बता रहा हूँ, जो टोटल मतलब अक्रॉस द ग्लोबल केवल 9% ऑफ प्लास्टिक इज ओनली रिसाइकिल। 9% ही जो है रिसाइकिल हो पाता है, और 79%, आपको आश्चर्य लगेगा कि 79% जो हमारा प्लास्टिक है वो पूरे लैंडफिल में, हमारे मैरीन सिस्टम में ये सारा जाता है। और करीब 12% जो है प्लास्टिक, ये हम करते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि ये इसको हम कंबशन करते हैं, उसको बर्न करते हैं, जैसे बर्न करते हैं तो बर्न से जो हीट एनर्जी मिलती है, उस हीट एनर्जी को यूज करके स्टीम, और फिर स्टीम के थ्रू जो है हम उसको हीट एनर्जी जो स्टीम होता है उससे फिर हम टरबाइंस रन करते हैं, और छोटे छोटे जो पंप्स हैं ये सब रन करते हैं। तो एक इसका है कि हमें वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट है, हम उससे एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, बट उस एनर्जी जनरेशन में भी हमारे लिमिटेशंस है, क्योंकि इंसिनरेशन करना ठीक है, एक क्लोज सिस्टम में इंसिनरेशन करना ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूँ इस बारे में, जैसे कि एक आपने सुना होगा इंडिया में पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो पीवीसी पाइप्स हैं बहुत सारे बनते हैं, बहुत ज्यादा बनता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है, जब इसको हम इंसिनरेशन करने के लिए जाते हैं, कंबशन करते हैं, तो इसको कंबशन करने के लिए, बर्न करने के लिए इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 760 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम 760 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है बेसिकली जनरेट करता है फॉस्जीन गैस। आपने नाम सुना होगा, COCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड होता है फॉस्जीन गैस, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है। पॉइजनस एक होता है, ये फॉस्जीन कार्सिनोजेनिक भी होता है, कैंसर प्रोड्यूसिंग भी होता है, तो इसका बहुत ज्यादा डिट्रीमेंटल इफेक्ट है। तो जो प्लास्टिक्स के डिफरेंट टाइप्स, जैसे मैंने पॉलीयूरेथेन की बता रहा था, टेरिथैलेट इज ए बेटर ऑप्शन। जो पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट जो है वो एक ऐसा, ये हमारा प्लास्टिक का टाइप है, क्लासिफाइड टाइप है, जो हम ज्यादा से ज्यादा इसको रिसाइकिल कर पाते हैं। लेकिन जहां तक पॉलीविनाइल क्लोराइड का सवाल है, ये इसके साथ है, रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं, इंसिनरेशन में इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है, इससे एनर्जी ड्राइव करना इज अ प्रॉब्लमेटिक। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें प्लास्टिक के जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और हमें तब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, हमें उसी तरह के प्लास्टिक को यूज करना चाहिए जो कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल कर सकें, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारा इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा करीब 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। हमारा जो इंडिया का कोस्ट लाइन ऑलमोस्ट 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम अगर कोस्ट लाइन को पूरी तरह से पॉल्यूट कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के रूप में हमें बहुत महसूस कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे इंडिया में रिकरेंट फ्लड, क्लाउड बर्स्टिंग, ये जो हिल्स हैं, बहुत सारे हिल्स जो उनके जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, ये सारा ग्लेशियर मेल्टिंग, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इन टोटलिटी देखा जाए तो बहुत सारे इश्यूज ऑल टुगेदर ये जम्बल्ड अप हो जाते हैं, और जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। आई थिंक मैं निर्वाणी जी, आई थिंक मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्लियर लग रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। बहुत क्लियर है सर, और बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप। चलिए ठीक है, एक्चुअली मैं पहली बार हिंदी बोल रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, शानदार। और आपको पता होगा कि कोविड-19 जो है इसने और भी
प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर दिया, क्योंकि इतने सारे हमने पीपीई बनाए हैं, इतने सारे पीपीई यूज हुए हैं कि इसका डिस्पोजल करना इज अ बिग 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 इशू, इट हैज बिकम ए बिग प्रॉब्लम। और ये है ग्लव्स हैं, ये सब जो इतने सारे वो हुए हैं, ये और भी प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर दिया। तो दिस कोविड-19 पेंडेमिक जो है, ये हमारे प्लास्टिक जनरेशन को और भी बढ़ा दिया है, और ये प्लास्टिक जनरेशन बढ़ने से हमें और भी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने पहले ही बता दिया था कि ग्लोबल मटेरियल बैलेंस जो है 79% हमारे इन्वायरमेंट में जाता है, वी गिव इट बैक टू द इन्वायरमेंट, 9% ही रिसाइकिल होता है, और हम इंसिनरेशन करते हैं 12%। तो ये ब्रेकअप है 100% प्लास्टिक का किस तरह होता है। दूसरा, सीबीसी भी एक रिपोर्ट निकाली थी 2018-19 में, जो उसने बताया था कि प्लास्टिक वेस्ट हमारे इंडिया में अराउंड जनरेट होता है 2018-19 का डाटा है, ऑलमोस्ट 3.3 मिलियन मैट्रिक टन्स पर ईयर हम जनरेट करते हैं इंडिया में। और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग शायद जानकारी होगी, आपको पता होगा कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोड्यूस करती है? कोई बता सकते हैं? अमेरिका, चाइना। यस, चाइना इज द राइट आंसर। चाइना सबसे ज्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स तैयार करता है। एंड अमेरिका जो है, पर कैपिटा कंजम्पशन जो है सबसे ज्यादा अमेरिकन करता है प्लास्टिक का। तो और इंडिया में इंडस्ट्री क्लेम करती है, जो हमारी इंडस्ट्री जितनी है वो प्लास्टिक जो बनाती है, जो करती है, इंडस्ट्री क्लेम करती है कि हम 60% रिसाइकिल करते हैं। यदि 60% रिसाइकिल हो रहा होता, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारा जो प्लास्टिक पोल्यूशन का जो एक्सटेंट है, जिसकी इतनी ग्रेविटी जो इतनी हो रही है, इतना प्लास्टिक पोल्यूशन क्या इतना हो सकता है? तो जो इंडस्ट्री क्लेम करते हैं, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट फैक्ट। मैंने बताया था कि प्लास्टिक पैकेजिंग जो है, ऑलमोस्ट पॉल्यूशन का 50% जो है पैकेज प्लास्टिक से वो होता है। और पैकेजिंग प्लास्टिक का जो है शॉर्टर प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट लाइफ टाइम इसका कम है, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक में जैसे जो भी हमारा प्रोडक्ट हमने घर में लिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ये सारे प्लास्टिक पैकेजिंग में वो करते हैं। तो हम जब इसको लेते हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट जब लेते हैं, तो हम बिना सोचे हुए उसको डस्टबिन में जाकर के हम डाल देते हैं। तो बोलते हैं भैया ये कचरा जो है इमीडिएटली हमें घर से बाहर करना है, और उसको हम बाहर कर देते हैं, कि बिना सोचे हुए कि इतनी क्वांटिटी, इतनी बल्क क्वांटिटी जो है, हम इसको, ये जो बाकी जो कचरा है प्लास्टिक, ये जाकर के कहाँ, ये लैंडफिल में चला जाएगा। तो ये चीजें हम लोगों को सेंसिटाइज, मतलब हम पूरे लोगों को सेंसिटाइज होने की बहुत आवश्यकता है, कि हमें इसमें रीथिंक करना पड़ेगा कि हम किस तरह का प्लास्टिक यूज करें और किस तरह का प्लास्टिक हम यूज बिल्कुल ना करें। सिंगल यूज प्लास्टिक तो एज पर द प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उन्होंने 2022 तक बोला, जनवरी 2022 तक उन्होंने बोला खत्म कर देना है। और हम जब भी यूज करेंगे, जो प्लास्टिक हम यूज करेंगे, वो थिकनेस जो अगर स्टोरिंग के लिए या जो भी करेंगे, उसकी थिकनेस से कम 120 माइक्रोन साइज होना चाहिए। और फिक्की 2020 में एक स्टडी किया था, जिसमें कि इसने बताया था कि बिकॉज ऑफ दिस पैकेजिंग, जो है उससे जो इकोनॉमिक को, जो हमारे इकोनॉमिक को जो इम्पैक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो हो रहा है, ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, ऑलमोस्ट 133 बिलियन वर्थ ऑफ प्लास्टिक वैल्यू इन द नेक्स्ट 10 years ये होगा टिल 2030 तक, ड्यू टू अनसस्टेनेबल पैकेज इन इंडिया। एक मैं और आपसे जानकारी साझा करूंगा। आप लोग शायद जानते होंगे ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट। ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट, ट्रिपल बॉटम लाइन इज बेसिकली पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। एक्चुअली इसको 3P कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इसको ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोलते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन का मेन इसका पर्पस ये है, इसका जो ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट जो लाया गया था,
इसको बेसिकली इसलिए लाया गया था कि ये तीन जो सेट्स हैं, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट, इन तीनों सेट में देयर हैज टू बी एमिकेबल बैलेंस, एमिकेबल इंटरफेस। अगर जब तक बैलेंस स्ट्राइक नहीं होगा इन तीनों फेस में, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग होनी है, तो हमें एक क्लियर कट बैलेंस इन तीनों एस्पेक्ट, पीपल, प्रॉफिट और प्लैनेट, इन तीनों में एक हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ये प्लैनेट के लिए तो जिस तरह हम लोग अपना डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिस तरह हमारा ह्यूमन इंटरवेंशंस हो रहा है, डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, हम अपने डेवलपमेंट्स कर तो रहे हैं, नो डाउट कि हमारे बहुत सारे से क्या बोलते हैं, बहुत प्रोडक्टिव और नए नए स्कीम्स लॉन्च हो रहे हैं, बट उस स्कीम्स का हम लोग साइड इफेक्ट, जो हमारे डेट्रिमेंटल इफेक्ट जो इन्वायरमेंट पर, वो हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि बेसिकली मुझे लग रहा है कि इंसान जो है इमीडिएट ग्रीन और बोलते हैं शॉर्ट टर्म ग्रीड पर ज्यादा विश्वास करता है, मतलब विजन जो है बिल्कुल शॉर्ट टर्म विजन है। यू वांट टू आस्क समथिंग डॉक्टर सुषमा? नहीं, मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो मेन है कि डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन को डेवलपमेंट करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, नो डाउट, बट डेवलपमेंट करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। क्योंकि हमने जो विरासत में ली अपने जो हमारे ओल्ड जनरेशन से जो लिया है, क्योंकि उस समय मैं पेपर लिख रहा हूँ कि यूजेस ऑफ ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। एक्चुअली क्या है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जब हम करते हैं, तो इंडिया में क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज जो है, जो पुराने जमाने से जो हमारे पुराने जो लोग रहे, जो इन्होंने प्रकृति को बहुत नजदीक से देखा है और प्रकृति को समझा है कि किस तरह हम उसका निपटारण कर सकते हैं, उन लोगों से हमें सीखने की जरूरत है, हमें उनकी सजेशंस लेने की जरूरत है कि हम किस तरह की एक्टिविटी करें, किस तरह की चीजें हम पर्यावरण में करें, जिससे कि कम से कम मिनिमल इम्पैक्ट हो पर्यावरण पर। तो हमें वो कॉन्सेप्ट जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, और आपको आश्चर्य होगा कि कनाडा में जब ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करते हैं, तो ये ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज जो पुराने लोग जो वहाँ के पॉपुलेशन जिससे एब्रोजिनीज हैं या जो इनहेबिटेंट्स, लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, उनका नॉलेज यूज करके ये जब असेसमेंट करते हैं और जो डेवलपमेंट जब भी प्लान का बनता है, तो उसको पूरा ध्यान में रख करके उसको करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मेरा हमेशा ये मानना है कि जो पुराना हमारा लाइफस्टाइल था, जैसे हम बैग्स कैरी करते थे हमेशा, जो झोला बोलते थे, झोला को हमेशा हम लेके जाते थे सामान खरीदने के लिए। ये झोला ऐसा था कि रिसाइकल होता था। अभी किसी भी मतलब शॉप में जाइए तो सारा लोग पैक करके वो करते हैं। ठीक है, अभी पेपर्स का यूज शुरू हो गया, काफी दिन से शुरू हो गया, बट स्टिल बहुत सारे अभी बहुत जगहों में, खास करके छोटे शहरों में, अभी भी प्लास्टिक पैकिंग का, कपड़े जो होते हैं अभी प्लास्टिक में देते हैं, आप कपड़े लेने के लिए जाइए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारे पुराना लाइफस्टाइल जो था, मतलब हमें जो बैग कैरी करते थे पहले लोग उसमें करके, और अब तो इतना एडवांसमेंट हो गया कि बैग सब इतने अच्छे हो गए हैं क्वालिटी, और इतने सस्टेनेबल हो गए हैं, लाइट वेट बैग्स हैं, और आप कॉटन के बता रहे हैं लाइट वेट बैग जो कि आप पॉकेट में रख सकते हैं, इतने अच्छे क्वालिटी के आ गए हैं कि ऑलमोस्ट मेरे नजर से जो प्लास्टिक पैकेजिंग है उससे थोड़ा सा ज्यादा मोटा होगा, बट अभी काफी पॉकेट फ्रेंडली भी है, पॉकेट में भी आप डाल के ले जा सकते हैं। और हमें कुछ इन चीजों को इस तरह करके इसको हमको दोबारा रिवाइव करना होगा, अपने कल्चर में इनबिल्ट करना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हमें इनकलकेट करनी है, अगर हमें रियली अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट हमें अपने आने वाली पीढ़ी को देना है, तो हमें इस बात की
बिल्कुल वो करना पड़ेगा। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो अच्छी चीजें जो पहले हो चुकी हैं उसको हम दोबारा रिवाइव करें। तो मेरा मेन पर्पस, मैं चूंकि आप लोग सब जुड़े हैं एक अच्छे मुहिम से, और ये मुहिम इतना अच्छा है कि एक शाम देश के नाम, इस अच्छे मुहिम से जब हम जुड़ रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह करके एक चेन रिएक्शन बने। जैसे हमारा जो ये थॉट प्रोसेस, जैसे हम जब ये शेयर करते हैं थॉट प्रोसेस, तो ये थॉट प्रोसेस जब आप किसी दूसरे को से जो इंटरेक्ट करते हैं, आप उसको समझाते हैं, तो इस तरह करके ये एक चेन बने। और ये हमारा जो सोचने का तरीका, जो शैली है, वो एक से दूसरे लोगों में जाए, और लोगों को ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ, हम गलत कर रहे थे, हम प्लास्टिक को मतलब बिल्कुल अनजस्टिफाइड तरीके से इसको यूज कर रहे थे, जिसको हमें हर हालत में इसको कर्टेल करना है। और हमारा जो पुरानी पद्धति है, जो पुराना स्टाइल था, जो अच्छा स्टाइल था, हमारा लाइफ स्टाइल था। और आप देखिएगा पहले के लोग जो थे, इतनी सारा पॉल्यूशन नहीं था, अच्छी लाइफ स्टाइल थी, हेल्दी लाइफ लीड करते थे। अभी ठीक है, नो डाउट, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, तो ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, इट्स गुड, बट समहाउ हम स्टिल वी आर नॉट लीडिंग ए हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ नहीं रीजन का है कि बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में, जो हम अपनी एक्टिविटी के तहत, इट्स ऑल नथिंग बट ये सारे ह्यूमन इंटरवेंशन है। ये ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण जो सारी पॉल्यूशन हो रही है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी गुजारिश है कि हम जो टेक अवे लेसन जो भी हम हुआ है, हम इसको चेन की तरफ फैलाएं, और ये पूरे धीरे धीरे ये पूरे जो एक विचारधारा, जो विचार है, वो सब लोगों में फैले। और मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा पर्कुलेट होना चाहिए, सारे जगह पर्कुलेट होना चाहिए, और एक अच्छे मुहिम से जब हम जुड़े हैं तो मुहिम का पूरा विस्तार होना चाहिए, पूरी तरह से फैलाव होना चाहिए। मैं एक्चुअली मैंने बहुत सारे एक्चुअली कुछ मैटर जो है मैंने एक्चुअली इसलिए किया था, बेसिकली मैं चाह रहा था इसके तहत मैं लोगों को सेंसिटाइज करूं कि हम जिस तरह से प्लास्टिक का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, और प्लास्टिक डिस्पोजल का तरीका जो है वो हमारे पास बहुत लिमिटेड है। प्लास्टिक हम रेमिडेंटली 10% ग्रोथ, जो प्लास्टिक का यूजेज है वो 10% पर एनम से हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो डिस्पोजल का तरीका वो हमारे पास नहीं है। तो क्या हो रहा है कि हर साल बढ़ते साल में हम देख रहे हैं पॉल्यूशन की जो मात्रा वो हम बढ़ाते जा रहे हैं बिना कुछ किए हुए। तो हमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक पर, खास करके जो नॉन रिसाइक्लेबल, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको बिल्कुल बंद करना ही होगा। इसका कोई वे आउट नहीं है, कोई समाधान नहीं है। और जो की चैलेंजेस हैं, जैसे कि मैंने बताया था, सेंसिटाइजेशन हमें बहुत जरूरी है कि प्लास्टिक बैड नहीं है, प्लास्टिक इज नॉट ए बैड, बट जो हम जिस तरह से गलत तरीके से जो यूज करते हैं, दैट इज ए बैड। हम उसका अनजस्टिफाइड तरीके से जो यूज करते हैं, अभी आप देखिएगा बहुत जगह मैंने देखा है, मतलब आप देखिएगा, मैंने कितनी बार एक्सपीरियंस किया है कि छोटे छोटे ठेले पर लोग इवन चाय जो है स्टोर करते हैं पॉलिथीन बैग्स में। ये अभी भी आप देखिएगा, ये जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अभी भी ये प्लास्टिक्स में देते हैं। तो एटलीस्ट ये चीजें जो है, हम आप खुद अपना बैग जब कैरी करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसको बोलेंगे भाई मुझे नहीं चाहिए प्लास्टिक, आप लाने की जरूरत नहीं है, हम अपना बैग लेकर के आएंगे, आप जो सामान मेरे बैग में दीजिए। तो ये जो है एक मुहिम जो है, हमारी जो मुहिम जो होगी, वो मुहिम मतलब सारे तरह के लोगों से जुड़ेगा, चाहे वो हो, तो बेसिकली हम कनेक्ट होंगे वेंडर से, जो हम जिससे सामान लेते हैं वेंडर से। तो हमें बेसिकली क्या बोलते हैं, हम अपने वेंडर को ग्रीन इनिशिएटिव से बिल्कुल उसको मतलब सेंसिटाइज करेंगे कि हमें ग्रीनिंग इनिशिएटिव करना है, हमें पर्यावरण के प्रति बिल्कुल क्या बोलते हैं पूरी आस्था के साथ काम करना है, और हम एक अच्छा पर्यावरण हम आने वाले भविष्य को दे पाए। हम इस दिशा में पूरी तरह से प्रयासरत होना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये बोला कि प्रॉब्लम कहाँ, एक्चुअली ये सारे की चैलेंजेस है प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। की चैलेंजेस हैं कि हमारे पास लैक ऑफ क्रेडिबल एक्शनेबल डाटा।
आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितना हम प्लास्टिक का रैम्पेंटली यूज कर रहे हैं, जितना यूज कर रहे हैं, उसकी एक्चुअली करेक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है। मतलब इंडिया में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब दूसरे कंट्री में भी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो चूंकि डाटा रियल टाइम बेसिस डाटा नहीं होने के कारण जो इसका इन्वेंट्री ऑफ वेस्ट जो है, उसका जो है किस तरह हम निदान करेंगे, वो उसमें क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। अभी मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली करीब 1 महीना पहले सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज, सुनीता नारायण मैडम है जो डायरेक्टर है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो वो एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर ही उन्होंने एक वो किया था, सेमिनार किया था, वेबिनार कंडक्ट किया था, जिसमें और भी ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थी और भी थी, मुझे भी सुनने का था। तो उसमें कुछ चीजें जो उसमें बताई गई थी, मैंने वहां से भी कुछ चीजें ली है, जैसे क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। अभी भी आप लोगों में जाएंगे या पूछेंगे, आपने ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरियन कॉल दे दिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमें 2022 तक बंद करना है, बट लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या। तो उस चीजों को लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा हमें कि किस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या मतलब है। जब तक ये चीजें लोग नहीं समझेंगे तब तक इसको कैसे अमल में लाना वो नहीं अमल कर सकते। तो ये सारी चीजें जैसे एजेंडा ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरह के प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक रिसाइकिल कर सकते हैं, कितना इकोनॉमिकल है। रिसाइकलिंग तभी हम करेंगे जबकि इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकली वाइबल होना बहुत जरूरी है। अगर इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा, अगर रिसाइकलिंग में कॉस्ट इनकर ज्यादा होता है, तो अगेन दिस विल नॉट बी एन एक्सेप्टेबल वन। तो हमें वो देखना है कि उस तरह का प्रोडक्ट ही हमें यूज करना है प्लास्टिक का, उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का यूज करना है जिसको कि हम रिसाइकिल कर सकते हैं और जो कि इकोनॉमिकली वाइबल है। Yes, ये मैंने I प्लास्टिक totally agree with you. Sir, actually, हम लोग शायद टाइम के थोड़े शॉर्ट है, so I would like to start the question answer session. आई थिंक आई हैव जस्ट, मैं तो कुछ मुझे लगता है शायद 1/4 ही मैंने कवर नहीं किया है। चलो एनी हाउ, आप ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सर, सकते हैं। आप जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है आप वो कवर कर सकते हैं, आई गेस 5। एक्चुअली ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जो पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, मैं इसलिए बोला था पॉलीस्टाइरीन रेजिन्स है, पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड है, पॉलीकार्बोनेट्स है, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स है, एक्लोनाइट एक्राइलोनाइट्राइल है, ब्यूटाडीन, इस तरह डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ये प्लास्टिक्स के। चलिए, अच्छा आपने सुना होगा कंपोस्टेबल प्लास्टिक के बारे में, आपको आप लोगों को जानकारी है कि हम कुछ प्लास्टिक ऐसे No. भी होते हैं No. जिसको कि हम कंपोस्ट कर सकते हैं? नो, हमें नहीं जानकारी है। नहीं जानकारी। तो कुछ इस तरह के प्लास्टिक्स का भी निर्माण हुआ है। इसका कंपोजिशन जो है, जो कि क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल, अगर इसको हम क्या होता है, बट ये है कि जैसे पेपर है, फूड मटेरियल्स हैं, ये सारे तो बायोडिग्रेडेबल है, तो ये जल्दी हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल। मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर वाटर में है तो धीरे धीरे डिसिपेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है, ये इतना जल्दी नहीं होता है खत्म, बट ये जो है ये भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3 मंथ 6 मंथ्स में धीरे धीरे ये जो है खत्म हो जाते हैं। तो अभी हमें जो है इस तरह के जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स है, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, खास करके जहां हम स्टोरिंग है, इवन पैकेजिंग में। तो हमको इस तरह की प्लास्टिक्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है और हमें सिंगल प्लास्टिक्स को ना करना है। इसलिए मैं कंपोस्टेबल के बारे में वो चाह रहा था कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की प्लास्टिक है ऑलरेडी मार्केट में। मैंने इसके बारे में शायद बता दिया है आपको कि 1990 में पहले प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल आया था, गवर्नमेंट ने ये किया था इशू। उसके बाद 2011 में किया था, जिसमें उसने साइज बढ़ाया था 40 माइक्रोन। 2016 में 50 माइक्रोन किया है। लेकिन अब 2021 में जो अमेंडमेंट रूल कर रहे हैं, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल जो है, उसमें अमेंडमेंट करके अब ये साइज जो कर रहे हैं, बना रहे हैं 120 माइक्रोन का। ये कुछ सैलेंट फीचर्स हैं 2016 का मैं वो करके। एक्चुअली इसके अलग अलग रूल है। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ONGC, हम लोग जो आते हैं, बेसिकली हम लोग जो आते हैं
उसके डिफरेंट कैटेगरीज है। हम लोग बेसिकली वेस्ट जनरेटर, इवन जो हम लोग जो ये वेस्ट जो जैसे हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो उससे जो पैकिंग मटेरियल है या जो प्लास्टिक मटेरियल हमने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किया उसको थ्रो किया, तो बेसिकली वही कम अंडर कैटेगरी ऑफ वेस्ट जनरेटर। तो हम लोग भी ओएनजीसी में कुछ प्लास्टिक का कुछ नहीं बनाते हैं, हम लोग बेसिकली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो हम उसमें हम कैटेगरी में फॉल करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर में फॉल करते हैं। तो वेस्ट जनरेटर का जो है तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सेग्रीगेट करना है एट ए सोर्स वो सेग्रीगेट करना है, सेग्रीगेट करके, और जो रिसाइकलिंग वाले वेंडर हैं, जो रिसाइकिल करने वाले वेंडर हैं, हमको उन्हीं को देना चाहिए। क्या होता है कि हम लोग इंडिया में एक्चुअली क्या होता है, कबाड़ी वाला आता है, हमने सारा गार्बेज एक में डाल दिया और हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो ये है कि हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट है हम किस तरह के वेंडर को दे रहे हैं। तो वो अगर हम इसकी अगर हम इसके बारे में बिल्कुल जागरूक रहें, हमें अगर इनके बारे में बिल्कुल समझ हो, तो हम ये चीज़ों पर भी ध्यान कर सकते हैं कि हम वैसे वेंडर को दें जो कि इस प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सके। यस सर, ऐसे बहुत सारे एनजीओज भी आ गए हैं जो ऐसे बहुत सारे एनजीओज आ गए हैं, प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं, बता दूं, हम जमा कर सकते हैं। प्लास्टिक का और भी बहुत सारे यूजेस होंगे। प्लास्टिक का रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज हो रहा है। जो टार है, कॉल टार जो होता है, उसमें अभी बहुत जगह खास करके विलेजेस में, हिली एरियाज में भी, उसमें ऑलमोस्ट 5 to 10% इन लोगों ने प्लास्टिक्स को मेल्ट करके कोल टार के साथ यूज किया है। और इसमें देखा गया कि इस तरह के जो रोड कंस्ट्रक्ट हुए हैं, इस तरह के रोड जो होते हैं उसके सरफेस भी रहता है, और इसमें जो इसकी जो क्या बोलते हैं लॉन्गेविटी, जो उसकी लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ, वो भी अच्छा होता है। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में जो हम लोगों ने इतना सारा कचरा कर रखा है, जो कर रखा, तो इस तरह का प्लास्टिक जो ऑलरेडी हमने डैमेज कर रखा, तो उस प्लास्टिक को दोबारा निकाल करके हमें करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे प्लास्टिक से बहुत सारे इको ब्रिक्स बनते हैं, ब्रिक्स तैयार करते हैं प्लास्टिक से। प्लास्टिक से ये जो वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट से हम बहुत सारे बेंच, टेबल, चेयर्स भी तैयार कर सकते हैं। अभी बहुत सारी कंपनी है जो ये भी बना रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो रिसाइकिल वाली जो चीजें हैं, जो हम इससे जिसको बोलते हैं, मैं एक हमेशा स्लोगन बोलता हूँ, जनरेट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हमें बेस्ट जनरेट करना है वेस्ट से। कहने का मतलब है कि हमें ऐसी प्रोडक्टिव चीजें हमें बनानी है वेस्ट से, और उस जगहों में हमको सब लगाना, उस जगहों में करना जिससे स्कूल्स में है। अब स्कूल्स में हम वुड के फर्नीचर ना यूज करके हम इस तरह के फर्नीचर यूज करें। तो ये सारी जो पहल जो होगी, इस तरह की चीजें अगर हम करेंगे, तो एक तो है कि हम एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में अल्टरनेटिव दे रहे हैं। तो इन सब चीजों का अगर हम इस सब चीजों को हमको बेसिकली रिविजिट करना पड़ेगा। अपना जो प्रोडक्ट स्टाइल, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट का जो यूजेस है, उसे हमें रिविजिट करना पड़ेगा। उसको दोबारा हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह के प्रोडक्ट, जैसे फर्नीचर, देखिए टिम्बर फर्नीचर हम यूज करें, हम अगर टिम्बर को छोड़ करके हम सारे स्कूल्स, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे सिटिंग के लिए, यदि हम ये वेस्ट प्लास्टिक्स पर काम करें और इस तरह की चीजें बनाएं, तो हम पर्यावरण का भी ख्याल रख सकते हैं, और ये प्लास्टिक वेस्ट जो मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। एक्चुअली प्लास्टिक का बहुत सारे हमें कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स में उसको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस बार इस तरह के बहुत सारी वो आ रही कंपनी कर रही है, बट इस दिशा में हमें और भी बहुत काम करने की जरूरत है। मतलब बहुत सारा काम करने की जरूरत है। प्लास्टिक वेस्ट से हमें बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार करने की जरूरत है। वो कैरी बैग्स के बारे में मैंने बात कर रखा है, तो ये कैरी बैग्स के डिफरेंट टाइप के बारे में मैंने बता रखा है। उसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, वो थोड़ा मुझे लगता है वो थ्योरेटिकल वो ज़्यादा हो जाता है। ये रिसाइकलिंग का क्या गाइडलाइंस है, वो स्टैंडर्ड है 14534 1998 में गाइडलाइंस है। तो इस तरह के कैरी बैग्स का जो है किस तरह के वो है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स का जो गाइडलाइन है, ये स्टैंडर्ड जो है
ये नरवानी जी मैं शेयर कर दूंगा, आप अगर हो सके तो इसका हिंदी रूपांतर यदि हो सकता है तो इसका करवा लेंगे, और अगर वो शेयर हो सकता है इट्स वेल एंड गुड, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं कन्वर्ट करने के लिए। और लोकल बॉडी जो मैंने बोला था, प्लास्टिक वेस्ट को किस तरह इनकरेज करना चाहिए, थर्मोसेट प्लास्टिक जो होता है ये, उस पर भी गाइडलाइन बना हुआ। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो संस्था है हमारी, वो गाइडलाइन तैयार करती है। 2016 में मैंने बता दिया, इसने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी बना हुआ है, मिनिस्ट्री ने किया हुआ है, ये गाइडलाइन इशू किया हुआ है। जो की चेंजेस हम लोग कर रहे हैं कि मैंने की चेंजेस में, जैसे मैंने बोला था, जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हर हालत में बैन करना है। जो इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बर्ड्स होते हैं, जो ईयर बर्ड्स हैं, ये सारे प्लास्टिक जो है, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक, ये सब बंद करने पड़ेंगे ये सारे। तो इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, जो प्लेट, कप्स, ग्लास, कटलरीज जो है, ये सारे जो प्लास्टिक्स हैं ये सारे बंद करने पड़ेंगे। और जो हमारे उस तरह के जो, और जैसे अगर स्टिल घर में जिस तरह करके हैं, हमें सारा जो सस्टेनेबल बेसिस पर जो भी कटलरी यूज करना है, जो कि हम रीयूज कर सकते हैं टाइम एंड अगेन, हमें वापस वो करना पड़ेगा। इवन पार्टीज में है, हमें एम्फेसाइज करना चाहिए कि उसी तरह के प्लास्टिक ना यूज करके जो कटलरी ये सब है जो रीयूजेबल है, उसी तरह के कटलरी यूज करें। फिर ये कुछ मैंने ये जो बताया वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किस तरह की चीजें करनी चाहिए। तो जैसे कैरी बैग्स जो है वो तो बिल्कुल बैन कर ही देना चाहिए, इसका कोई वे आउट नहीं है, बैन करना ही चाहिए। सिंगल प्लास्टिक डिफाइन होना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए और इसको बैन करने की जरूरत है। फिर एक गाइडलाइन होती है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूस करते हैं प्लास्टिक, जो बनाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो प्लास्टिक हम जो प्रोडक्ट्स को हम दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, उससे हम वापस प्लास्टिक लें, सो दैट वो हम जो प्लास्टिक हम वापस लें, सो दैट कि जो प्लास्टिक जो घर में चला गया उसको वापस लें, ताकि कि वो प्लास्टिक सर्कुलेट हो, वही प्लास्टिक फिर उनके पास जाए और वो सर्कुलेशन में आए, और वो हम डिस्कार्ड नहीं करें इन्वायरमेंट में। ये सब छोटी छोटी स्टेप्स हैं, बट बहुत मीनिंगफुल है। इसका अगर हम अपने मतलब हम लोग यदि अपनी जीवन शैली में इसका यूज करें तो देखिएगा इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे होगा। जैसे बिजनेस ऑफ रिसाइकलिंग, इनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। इस तरह की कंपनी जो रिसाइकलिंग कर रही है उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसको रिसाइकिल करें। सेग्रीगेशन ऑफ, एक्चुअली प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो प्लास्टिक्स जो है ना, अगर हम इसको सोर्स पर सेग्रीगेट नहीं करते तो क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एक प्लास्टिक कंटेनर थर्मस है, उसका कैप, ये उसमें जो कलर्स हैं या जो भी उसके और सारे पार्ट्स हैं, यदि इसको हम अलग सेग्रीगेट नहीं करेंगे, जैसे मान ली मेटल का है उसमें है, अगर उसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो ये जो होता है रिसाइकिल होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक तरह का प्लास्टिक, एक सिंगुलर टाइप ऑफ प्लास्टिक जब सेग्रीगेट होता है तो इट इज इजियर टू रिसाइकिल। और क्या होता है कि एक चीज मान के चलिए आप लोग, अगर प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होगा अच्छी तरह से, अलग सेग्रीगेट नहीं होगा, तो जो रिसाइकलिंग कंपनी है या जो रिसाइकिल वाली कंपनी है वो प्रिफर नहीं करती, बोलती इतना बड़ा हेडेक कौन लेगा, कौन सेग्रीगेट करेगा। तो ये हमें अपनी लाइफस्टाइल में लेकर के आना होगा कि एक पर्टिकुलर हमें डिफरेंट टाइप के डस्टबिन रखने पड़ेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली ये कलर कोड करना होगा अपने आप को, हम कलर कोड कर लें कि हम बायोडिग्रेडेबल जो इस तरह के जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है एक कंटेनर में रखें, जो प्लास्टिक वेस्ट है डिफरेंट कंटेनर में रखें, और जो ड्राई, कोशिश करें जो ड्राई प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग सेग्रीगेट करके एक्यूमुलेट हो जाए, फिर जो वेंडर वो वाला जो रिसाइकिल करता हो हम वैसे वेंडर को दें। तो एक्चुअली क्या है कि हमें अपने लेवल पर भी सेंसिटाइज होना जरूरी है, हमें भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा। और जब तक हम लोग अच्छी तरह से जागरूक नहीं होंगे और जब तक इंडिविजुअल लेवल पर ये स्टेप नहीं लिया जाएगा तो ये जो मुहिम है प्लास्टिक पोल्यूशन
को कम्बैट करने का, इसको रोकने का, हम उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो मुझे आप, और ये सब छोटी छोटी चीजें जो मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लिखा बताया था, बायो बेस्ड प्लास्टिक्स का, बायो कंपोस्ट प्लास्टिक्स का यूजेस बढ़ाने के लिए, और इस तरह करके तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें वर्कआउट करना है। हमें ये चीजें लोगों तक फैलाना है, सेंसिटाइज करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है लोगों को, जिसके तहत जो है हम अपने पर्यावरण का अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। और अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ती हूँ। सो इससे पहले कि मैं दूसरे लोगों के क्वेश्चन आपके समक्ष रखूँ, मुझे अपनी ओर से एक क्वेश्चन पूछना है। बताइए। ये एक फैक्ट है और पूरी दुनिया जो है, हम इंडियंस की एक क्वालिटी को बहुत एडमायर करती है, और वो है कि हम लोग बहुत फ्रूगल है। मतलब हम लोग कहीं से भी किसी भी समस्या का बहुत इजी वे आउट निकाल सकते हैं। हम बहुत जुगाड़ वाले लोग हैं। सो करेक्ट। अपने कंट्री में जो प्लास्टिक है उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढने में, मतलब अगर ये क्वालिटी हम उस दिशा में लगाए तो बहुत अच्छा होगा हमारी कंट्री के लिए। तो आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें? मैंने बोला था ना, प्लास्टिक का अल्टरनेटिव, एक तो सॉल्यूशन है कि हमें प्लास्टिक्स के अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे पैकेजिंग के लिए सबसे मतलब मेजर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ पैकेजिंग इंडस्ट्री का। हमें पैकेजिंग में जो प्लास्टिक ठीक है, चीप है, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें पर्यावरण को कितना वो हार्म कर रहा है। तो हमें एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, ऐसा पैकेजिंग प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए 50% ऑफ जो प्लास्टिक से आपका जो जनरेशन होता है पोल्यूशन, वो पैकेजिंग इंडस्ट्री से आता है। तो बेसिकली हमें पैकेजिंग इंडस्ट्री को रिवैम्प करना पड़ेगा। हमें वैसे प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, ऐसे लाने पड़ेंगे जो कि प्लास्टिक का अल्टरनेटिव है। जैसे मैंने आपको बताया जैसे फर्नीचर्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन में जो फर्नीचर्स हैं, हम टिम्बर वुड यूज ना करके हम रिसाइकिल, इस तरह के प्लास्टिक, जो रिसाइकिल प्लास्टिक, जो कंप्रेस प्लास्टिक से जो ये सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। तो हम क्या आ रहा है, एक तरफ से हम अपने पेड़ पौधों को बचाएंगे, उसकी हम संरक्षण करेंगे, अपने पेड़ पौधों को उसको काटने से बचाएंगे, और ये जो वेस्ट है इससे हम वो प्रोडक्टिव प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरह करके, जैसे मैंने इको ब्रिक्स बोलता हूँ, इवन गार्डनिंग में बता रहा हूँ, गार्डनिंग में। और ये जो बता रहे हैं पेवमेंट जो होता है ना, पेवमेंट जो रोड के साथ जो पेवमेंट्स हैं, ये भी इको ब्रिक्स बनते हैं, ये प्लास्टिक के बनते हैं, और इससे बड़े अच्छे पेवमेंट्स तैयार होते हैं। तो बेसिकली हमें चीजों को रिविजिट करना पड़ेगा। और जो मैंने पहले बताया था, हमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, हमें कुछ ऐसी चीजें बनानी पड़ेगी, प्रोडक्टिव चीजें बनानी पड़ेगी वेस्ट से। और जो ऑलरेडी जो चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, उन चीजों को अवॉइड करनी पड़ेगी, और इस तरह करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं फ्यू एग्जांपल बताया, इस तरह करके और भी बहुत सारी चीजें। मैं रोड का अल्टरनेटिव यूजेस में बता रहा हूँ। प्लास्टिक्स का जो है, हम रोड कंस्ट्रक्शंस में भी 4-5% यूज करते हैं, सक्सेस भी हुआ है। तो इस तरह करके हमें इसका यूजेस, प्लास्टिक के यूजेस जो खास करके वेस्ट हैं, इनके यूजेस हमें बढ़ाने होंगे। और एक तरफ बढ़ाना होगा, दूसरा तरफ हमको सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बिल्कुल कर्टेल करना पड़ेगा। वी विल हैव टू से गुड बाय टू द सिंगल यूज प्लास्टिक्स। सो बेसिकली कहीं हमें कर्टेल भी करना है और कहीं इसका प्रोडक्टिव यूज भी करना है। तो वी हैव टू स्ट्राइक अ राइट बैलेंस बिटवीन ऑल दोस फैक्टर्स। तो चैट बॉक्स में मुझे एक क्वेश्चन आया है कि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग बंद क्यों नहीं करवा देते? इससे नुकसानदायक प्रोजेक्ट का मतलब मनी और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे? मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये ऐसा था सुझाव कि भाई इसको सडनली बंद कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आ रही है कि सडनली बंद करना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये प्लास्टिक इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री को अगर हम सडनली, मतलब एक मुहिम की तरह अगर हम बंद कर देंगे, तो क्या होगा, एक हमारा सिस्टम जो फ्लोइंग सिस्टम है, वो फ्लोइंग सिस्टम चरमरा जाएगा। तो ये अगर हमें करना भी है तो स्लो एंड स्टडी करना पड़ेगा, ग्रेजुअली करना पड़ेगा, और एक मतलब स्टेप वाइज। एक्चुअली देखिए, किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करना है, अगर अच्छा करना, सस्टेनेबल करना है, तो हमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा।
It's not a continuous improvement. Continual improvement is basically a ladder type. आप improve करिए, move ahead, बढ़िए, फिर आप sustain करिए, फिर move करिए. तो हमें gradually करना पड़ेगा और sustainable way में करने के लिए हमें step wise movement करना पड़ेगा. तो this is, ये गवर्नमेंट इसी डायरेक्शन में काम कर रही, मतलब इस तरह इसी दिशा में सोच रही है और इसी डायरेक्शन में धीरे धीरे जो होंगे ये कर्टेल होगी. एट वन गो इट इज नॉट पॉसिबल. तो वो एक्चुअली ये जो बोले थे ना, ये साइज जो माइक्रोन साइज जो बढ़ाया गया धीरे धीरे करके, इससे करके, फॉर दैट जो इस तरह के जो 120 माइक्रोन साइज वाली जो प्लास्टिक है इसको हम रीयूज कर पाएंगे. इसलिए थिकनेस करके बोला गया कि अब जो है 50 माइक्रोन ये बिल्कुल अब बनेंगे ही नहीं, ये बैन कर दिया गया. सर तो प्लांट बेस्ड बैग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, लाइक हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कंट्री में? हाँ बताइए दोबारा. मैं एक्चुअली प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. हाँ सर, तो हम लोग प्लांट बेस्ड बैग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, लाइक हम उसे अपने कंट्री में कैसे ला सकते हैं, लाइक कैसे अडाप्ट कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट हम लोग? प्लांट बेस्ड वैक्स, बैग्स WAX. नहीं, BAGS बैग. अच्छा प्लास्टिक, ओके ओके, मैं वही बोला वैक्स. प्लास्टिक बैग्स का एक्चुअली ऐसा है, मुझे प्लांट बेस्ड मतलब मक्के के पेड़ से हम बैग बना सकते हैं क्या? जैसे उसकी अभी डिस्पोजेबल प्लेट्स बन रही हैं. करेक्ट. तो मैं यहाँ, तो ये प्लास्टिक जो ये कटलरी जो है ये तो बंद होनी है. ये मेरे अंदाज से शायद ये फेज, शायद ये 2000 प्रॉब्ली मैं जो गाइडलाइन जो पढ़ रहा हूँ, शायद ये 2023 या 24 में जो प्लास्टिक कटलरी जो है ना, 23 में शायद इसको पूरी तरह से बैन करने का वो हो रहा है. थर्मोकॉल बिल्कुल बैन होने वाला है. तो ये सारी चीजें हो रही है और इस डायरेक्शन में खास करके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा ध्यान है. और वो खास करके एनवायरनमेंट के बारे में उनका जो योग जो है, उनका बहुत मतलब जो थॉट प्रोसेस है उनका बहुत अच्छा है. और जो सस्टेनेबल जो रीयूजेबल टाइप के जो कटलरीज हैं उस तरह का वो बढ़ावा मिलेगा. और इस तरह की देखिएगा आपके आने वाले टाइम में आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो अभी है कि आप जो स्पून ये सब जो यूज हो रहे हैं उसको आप खा भी कंज्यूम भी कर सकते हैं. अभी बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं जो उस प्रोडक्ट से जो आप बोल रहे हैं प्लांट प्रोडक्ट से ही हो रहे हैं, जो कि आप कंज्यूम भी कर सकते हैं. तो इस दिशा में काम हो रहा है और मुझे लग रहा है कि 1-2 साल में बहुत बड़ा चेंज आएगा. मतलब ये इंडिया लेवल में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल में भी ये बहुत बड़ा चेंज आएगा, मुझे पूरा विश्वास है. यस. पुरी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? पुरी जी उनका माइक शायद वो है अनम्यूट. पुरी साहब अनम्यूट. नमस्कार जी. नमस्कार जी. नमस्कार. आपकी वार्ता बहुत ज्ञानवर्धक थी सर. मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे, वो आपसे मैं रखना चाहता हूँ. बिल्कुल बताइए. एक तो ये कि अगर प्लास्टिक नहीं तो क्या, हम जब तक इस पे नहीं बात करेंगे, अगर हम कहते हैं भी प्लास्टिक बंद करके पेपर बैग लेने लग जाएं या प्लास्टिक फर्नीचर छोड़ के वुडन फर्नीचर लेने लग जाएं, तो हम एक सांप को मार के एक अजगर सामने अपने खड़ा कर रहे हैं. तो मैं गुरविंदर सिंह जी मैं बता रहा हूँ. देखिए मेरा प्रश्न, मेरा सर प्रश्न पूरा होने लीजिए फिर आप, क्योंकि हम फिर पेड़ों पर एक प्रेशर डालेंगे और एज इट इज हमारे वृक्षों का जो एरिया है वो बहुत कम होता जा रहा है. तो दूसरा मेरा पॉइंट है कि जब तक प्लास्टिक वेस्ट का बल्क यूजेज का कोई तरीका नहीं ढूंढा जाता है, जैसा साउथ में बेंगलोर में ढूंढा गया है और सड़क बनानी शुरू करी, वो काफी बल्क में यूज होता है उसमें, या ब्रिक बन रही है तो ब्रिक में काफी बल्क में यूज होता है. बहुत सारी किलो थैली से और प्लास्टिक से एक ईंट बनती है, तो बहुत ज्यादा बल्क में यस हो जाता है. दूसरा ये है कि वो जब कंजम्पशन होता है तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम, तो क्या उसमें हम एनवायरनमेंट को बहुत सारी गैसेस और बहुत सारी दूषित पदार्थों से नहीं भर रहे हैं? वो भी एक चीज
देखने वाली है, ग्रीन हाउस क्योंकि उसको पिघालना पड़ता है, पिघालते हैं तो उसकी फ्यूम्स उड़ती हैं, वो हमारे आसमान को कहीं ना कहीं छेद कर रही हैं, पैदा ऊपर जाकर। जहां तक मैंने कल पढ़ा कि जापान ने सारे के सारे मेडल्स जो हैं वो वेस्ट से बनाए, वेस्ट से बनाए, गोल्ड भी उन्होंने वेस्ट से निकाला है। बिल्कुल, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जितने थे उससे बनाए। एक मेरे को सुषमा जी ने कोई मेल ग्रुप में डाला था, मैंने देखा वहां पर एक कोई ग्रुप है, वो कहता है कि आपकी दूध की जो थैली है उसको हमको भेज दीजिए, इकट्ठी करके हमको भेज दीजिए। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि हमारे देश में इतने सारे गरीब बच्चे हैं जो अनाथालयों में रहते हैं, सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं, और वो ऐसी संस्थाओं में रहते हैं जहां पर उनको समाज का कोई न कोई ट्रस्ट उनको बड़ा करता है और उनको शिक्षा देता है, और उनके पास आने वाले समय में रोजगार का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि ये करेंगे क्या बड़े होकर। तो क्या हम कोई इस तरह का मॉडल डेवलप कर सकते हैं कि जिसमें हम बहुत सारे इस तरह के बच्चों को हम उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे दें, और समाज, हमारे समाज में सर क्या भावना होती है, ऐसी चीज के लिए समाज जुड़ जाता है। अगर आप विकलांगों की या अनाथाश्रम की बात करेंगे तो समाज थोड़ा जल्दी जुड़ता है सोशल कॉज से। हाँ, में जो लेडीज होती हैं जो कि चीजें इकट्ठी करने की एक्सपर्ट होती हैं, हिंदुस्तान की लेडी जो है वो कलेक्ट करने की एक्सपर्ट है दुनिया में, एक्सपर्ट का उसमें बहुत करिश्मा है। एनालाइज कर दें हम कि उसकी इकट्ठी की हुई वेस्ट को वो किसी स्कूल में दिया है, जो ऐसे बच्चों का स्कूल है जिनको समाज पाल रहा है, और वहां पर कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन उनका करा जाए प्लास्टिक का रीयूज करने के लिए, तो डोंट यू थिंक वो काफी बड़े लेवल पर उसका बल्क में कंजम्पशन हो सकता है। ये मेरा एक छोटा सा सुझाव। थैंक यू वेरी मच। सुझाव बहुत अच्छा है आपका, नो डाउट। लेकिन मैं जो बता रहा था कि मैं मेरा कहने का तात्पर्य था कि जो हम वुडन यूज कर रहे हैं, जो वुडन फर्नीचर्स जो यूज कर रहे हैं, पूरे सिस्टम आप देखेंगे, चाहे 5 स्टार होटल्स हैं या इस तरह करके स्कूल्स हैं, जो वुडन है, हम बोल रहे हैं उसका एक अल्टरनेटिव हमें देखना पड़ेगा कि जो हम इतना प्लास्टिक वेस्ट कर रखे हैं, जो मैं बोला वेस्ट से, मैंने बोला कि अभी हमें कर्टेल भी करना है। देखिए, प्लास्टिक का यूजेस कर्टेल भी करना है, जिससे सिंगल प्लास्टिक वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको बैन करना ही करना है। तो हमें दोनों चीज करना है। जो हमने ऑलरेडी पर्यावरण को जो ऑलरेडी हमने प्लास्टिक से दूषित कर दिया, उस प्लास्टिक से हमें वेस्ट से बेस्ट बनाना है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीजें बनानी है। तो ये प्रोडक्टिव चीजें हम क्या बना सकते हैं, जैसे इको ब्रिक्स हैं, रोड्स में यूज कर सकते हैं। बट सबसे उसमें इंपॉर्टेंट है सेग्रीगेशन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। एक जैसे मैंने बताया ना, प्लास्टिक बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। तो अब जैसा है कि एक, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पॉलीस्टायरीन एक प्लास्टिक है। अब पॉलीस्टायरीन एक प्लास्टिक है, इसके साथ टेरिथेलेट भी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी है। तो ये सारे जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना, तो इसका यूजेस फिर लिमिटेड हो जाता है। अगर एक तरह के प्लास्टिक सेग्रीगेट हो, एक तरह की जो है, तो उसका जो है मतलब उस चीजों का जो उससे जो फिर प्रोडक्ट तैयार करना, उसको हैंडल करना इजी होता है। तो जैसे आप बोले दूध की थैली, जैसे दूध की थैली है जितनी है, तो वो एक तरह के ये पॉलीस्टायरीन टाइप के प्लास्टिक से बनती है। तो वो हमें एक जगह करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पता चला हमारा अगर पाइप पॉलीविनाइल क्लोराइड का पाइप है वो भी हम उसी के साथ मिला दिए। ये हमें थोड़ा अपने आप को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, ये चीज समझनी पड़ेगी। एक तरह का जो एक क्वालिटी की जो चीज है उसको हमें अलग अलग सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जब हम उसको देंगे, म्युनिसिपल देंगे, तो वो मीनिंगफुल कचरा के रूप में आएगा, और वो जो है रिसाइकलर या वेंडर को देना आसान होगा। तो हमारे एक्चुअली हमें अपने घर पर भी, अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी मुहिम ये करनी पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है। सेंसिटाइजेशन, इंडिविजुअल लेवल पर सेंसिटाइजेशन। और जैसे हम लोग जिस मुहिम से जुड़ रहे हैं अभी, तो इस तरह जैसे मैं बोला था, ये एक चेन रिएक्शन बनना चाहिए। हम यही चीजें फिर हम और लोगों से बात करेंगे भी, चलो हम ये शुरू करते हैं, ये चीज करके जब हम बोलेंगे हम शुरू करते हैं, चलो हम लोग मिल करके इस तरह करेंगे, हम 3 तरह का गार्बेज रखेंगे, ये डस्टबिन रखेंगे, हम इस तरह करके उसमें सेग्रीगेट करके डालेंगे, तो उसको देने में भी आसानी होगी। तो बेसिकली ये इंडिविजुअल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर, डोमेस्टिक हाउसेस में ये
अपने आप को इनकलकेट करना पड़ेगा। जब तक हम इस तरह की चीजें घर से नहीं शुरू करेंगे तो जो डोमेस्टिक वेस्ट है जो सारा एक साथ लेके जाता है, जब हम अलग करके उसको देंगे, बोलेंगे भाई ये अलग कचरा है, इसको आप लेके जाओ। तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि सेग्रीगेशन हमेशा सोर्स में, घर पर ही डोमेस्टिक फ्रंट में ही इसको सेग्रीगेट कर देते हैं। इसलिए वहां पर जो हैंडलिंग प्रोसेस है, जो प्लास्टिक वेस्ट का हैंडलिंग इजी होता है, जो कि हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। सर हमारे जो लिटरेसी का रेट है, हमारे अधिकतर जनसंख्या जो है गांवों में रहती है। करेक्ट। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गांवों में वो लोग अलग अलग प्लास्टिक्स को पहचान लेंगे और उनको अलग अलग डब्बों में फेंकेंगे? वी हैव टू डिजाइन विच इज प्रैक्टिकल। हाँ, मैं बोलूँ कि ये जैसे गांव है ना, तो हम उसमें क्या होता है, जो सरपंच है, अगर हम हर गांव में जो गांव के सरपंच हैं उसको हम इन्वॉल्व करें सरपंच को, और वहां पर जाकर के जैसे टीम बन के जाए, सरपंच से बात करें, और जो गांव के लोग हैं वहां पर बैठें, उनको उस चीज में सेंसिटाइज किया जाए, उनको समझाया जाए कि हम इस दिशा में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस तरह पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और जिस तरह ये हो रहा है कि पूरा हमारा मतलब मैं बता रहा हूँ मैरीन एनवायरनमेंट का इतना बुरा हाल है कि बेसिकली हम सोचते हैं हम प्लास्टिक को डिस्कार्ड कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक हमारे फूड चेन में आ रहा है, हम फिश कंज्यूम कर रहे हैं, हम सारे ये जो एनिमल जो भी खाते हैं ये सारा हमारे फूड चेन का पार्ट हो रहा है, ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी में आ रहा है। तो बेसिकली डिजीज जो हम ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब हमारे फॉर्म में आ रहा है, डिजीज के फॉर्म में आ रहा है। तो हमें इस चीज में जागरूकता फैलानी होगी, और जागरूकता हमें बेसिकली है, हमको चेन फॉर्म करना पड़ेगा, चेन बनाना पड़ेगा, और इस तरह करके सेंसिटाइज करना जरूरी है। हाँ बताइए डॉक्टर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही डेप्थ में नॉलेज है, बहुत ही वास्ट नॉलेज है। मैं धर्मेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर को एक और बार आप मौका दीजिए बोलने का, क्योंकि उनका नॉलेज इतना ज्यादा है और हमारे 1 घंटे के उसमें वो समाया नहीं है अभी। और ये प्लास्टिक का मामला बहुत गंभीर है। होता क्या है कि हम कोई नई चीज इजाद करते हैं और हम इजाद करके उस खुश हो जाते हैं, बहुत मजा आ गया, और हम फॉरेन कंट्रीज से कॉपी भी करते हैं, पर हम उस समय नहीं सोचते कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। सेम हमारी ड्रग्स, मेडिकल ड्रग्स में भी होता है, इजाद करके हम बहुत खुश हो जाते हैं, 5 साल बाद पता चलता है किडनी फेल हो रही है उससे। करेक्ट। तो हमको जब न्यू इन्वेंशन आता है ना, उसको बड़ी मतलब तीखी नजर से देख के एक्सेप्ट करना है कि नहीं एक्सेप्ट करना है। एक्चुअली उसका टोटलिटी में इवैल्यूएशन होना चाहिए, वो टोटलिटी इवैल्यूएशन मिसिंग है। हाँ, और हम खुश हो जाते हैं, बस आ गया है खुश, प्लास्टिक आ गया है। हमने अपनी वो कपड़े की जो थैलियां थी, मेरे फादर की उम्र तक वो कपड़े की थैलियां चलती थी, हमने उनको तुरंत डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी पॉलीथीन अवेलेबल है वहां। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हर इन्वायरमेंट डे पर अपने सारे एम्प्लॉयज को, मतलब मैं वर्क सेंटर में हमेशा ये जो है जूट बैग, नहीं तो अब मैंने कैनवास का बैग देना शुरू किया। कैनवास का बैग का एडवांटेज क्या है, एक तो फोल्ड हो जाता है, छोटा सा कॉम्पैक्ट बन जाता है, और उसमें इसमें मैंने वो लोग बोलते थे यार एक में ही सारा हो जाता था, मैंने उसमें पार्टीशंस भी कर दिए, छोटे छोटे पॉकेट्स बना दिए, ताकि मान लीजिए सब्जी लेने के लिए अगर जाना हो तो वो कम से कम 7-8 सब्जी जो डिफरेंट टाइप की सब्जी है वो मिक्स ना हो, तो अलग अलग पॉकेटिंग कर दी है मैंने। तो एक्चुअली ये हमें भी, मतलब हम भी अपने आप को री इन्वेंट वो सोचते रहते हैं कि किस तरह करके कुछ चीजें जो है इम्प्रोवाइजेशन करने, मतलब चीजों में इम्प्रोवाइज करें जो कि लोगों को पसंद आए और अच्छा लगे। तो ये सब लर्निंग प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो एक्चुअली हम लोग इतने क्रिएटिव हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स इतने क्रिएटिव हैं, हम जरूर उसका रास्ता जरूर ढूंढेंगे। बट प्रॉब्लम हमारे इंडिया में क्या है, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो चलता है टेंडेंसी जो है ना, चलो चलता है यार, हो जाएगा देख लेंगे, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें उस चीजों से ऊपर उठना बहुत जरूरी है।
हम आपकी नेक्स्ट मीटिंग में आपके वो तरह तरह के बैग्स भी देखना चाहेंगे। हमें बैग्स दिखाऊंगा। धर्मेंद्र जी से रिक्वेस्ट है कि अगले एक और मौका उन्हें दीजिए प्लीज। नहीं, मैं धर्मेंद्र जी के पास भेज भी दूंगा, कुछ बैग का सैंपल भेज दूंगा। एटलीस्ट जो जुड़े हुए हैं इस मुहिम से कम से कम देखिए। हाँ जी, मैं देवांशी आप आगे बढ़ा सकते हैं मीटिंग को। यस मैम। सो लाइक पुराने ज़माने में भी लोग पीतल और स्टील के बर्तन यूज़ करते थे, लेकिन अभी एकदम फैंसी बर्तन यूज़ कर रहे हैं, टपरवेयर और ये सब आ गया है। तो लाइक आपने बहुत सही चीज़ की कि हमें पुराने ज़माने की लाइफस्टाइल को वापस अडेप्ट करना है। लाइक इसको बोलते हैं बेसिकली इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। या जो फ्रेंडली, जो एनवायरनमेंट से फ्रेंडली है, वो लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट करनी है, हमें अडॉप्ट करना ही होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। यस यस और अभी मैं एक और सजेस्ट करूंगा, आप सभी को करूंगा, आप अपने घर में पॉल्यूशन कम करने के लिए बहुत तरह के एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं, जैसे पीस लिली होता है, पोथोस होता है, ये मनी प्लांट्स हैं। और सबसे बड़ा अच्छा एयर प्यूरिफायर ये हमारे, बताइए, सब बहुत अच्छा है, एक बहुत बहुत सुंदर प्लांट होता है जो बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर होता है। मदर इन लॉज टंग, उस प्लांट का नाम है, वो मदर इन plant- लॉज टंग। हाँ, और वो मेंटेन करना भी बहुत आसान है, बहुत इजी होता है। और एक बहुत अच्छा प्लांट होता है जो बहुत सुंदर होता है। आप बताइए, आप किसी से आना चाहिए, आई वांट somebody should answer that। मैं तो बता, मुझे तो पता है। अरिका पाम, एरुका पाम होता है जी। अरिका पाम, हाँ। यस यस, एरुका पाम इज वेरी, और वो घर में जरूर लगाइए। वो जो है अपने घर का, जिसे खास करके किचन उचन से जो होते हैं ना, जो भी आते, ठीक है, आप ये फ्यूमिंग का बोर्ड है या आपके पास चिमनी है, इलेक्ट्रिक चिमनी है, वो है। उसके अलावा भी जो होते हैं ना, खास करके ये सारे जो चीज होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, और ये जो पॉलीएरोमेटिक्स जो होते हैं, जो ये सारे चीजों जो है ना, जीजी प्लांट एक होता है, जीजी प्लांट एक होता है जो कि ये खास करके फॉर्मल्डिहाइड, एरोमेटिक, जो पेंट जब आप करते हैं ना, जो उससे जो फ्यूम निकलता है, जो ये सारे एब्जॉर्ब करता है इसको। तो दीज प्लांट, ये जो है ना, ये खास करके जीजी प्लांट इज वेरी गुड इन एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्बिंग दिस काइंड ऑफ वो। तो इसे चीजें आप घर में लगाइए। मैं भी लगाया हुआ, मैं भी बहुत सारे प्लांट, मुझे तो खैर प्लांट्स का मैं बहुत पैशनेट हूँ। मैं तो प्लांट्स, मैं अपने घर में, मतलब मैं अपने रूम में या मैं अपने ड्राइंग रूम में बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखा हुआ। मुझे तो बहुत पैशन है, और मैं अपने बालकनी में मैं बिल्कुल बच्चे की तरह पाल के रखता हूँ। मैं डेली प्यार करता हूँ, मैं डेली पानी, मतलब जो भी है उसको देता हूँ। एंड आप बोलते हैं ना, आप जब डेली उससे आप वो करेंगे, जब आप टच करेंगे ना, एक आपको क्या होता है, अफेक्शन डेवलप होता है। तो उसकी आप देखिएगा ग्रोथ भी उसी तरह होता है। तो दिस इज बेसिकली गिव एंड, जब आप उससे प्यार करेंगे तो देखिएगा वो भी फ्लरिश होता है। तो मेरी एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि खास करके इस तरह के प्लांट अपने घर में जरूर लगाएं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो फिलिप्स के ये सब से जो आप ये जो है ना डस्ट रिमूवर, जो ये सब है, इसके जगह पर आप ये प्लांट्स अच्छे लगाएं, इस तरह के प्लांट्स लगाएं घर में। दैट्स अ वेरी गुड एयर प्यूरिफायर, इट्स अ नेचुरल एयर प्यूरिफाइंग। एंड सबसे अच्छा कि आप जब आएंगे, बाहर से आएंगे, ऑफिस से आएंगे, और जब आप देखेंगे प्लांट के साथ, जब आप बैठ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैं ये चाह रहा था कि मतलब ये चीजें आप लोग घर में इस तरह के प्लांट, जो खासकर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट से लगाएं ज्यादा से ज्यादा। आई थिंक काफी टाइम हो गया, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 1.5 आवर। तो हम समापन की ओर बढ़ना चाहेंगे। तो मैं अब श्री रामनारायण सोनी सर को समापन, मुझे माफ कीजिएगा, अब हम समापन। नमस्कार। आज की सभा में शामिल हो गए मुझे बहुत आनंद आया, और जिन चीजों की ओर कम ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, उधर ध्यान देने की जरूरत है, एक जगाने का काम आज के वक्ता ने किया है। मैं अपनी तरफ से 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। आप कल्पना करके देखिए
कुछ विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने प्लास्टिक के पोस्टेज स्टैम्प्स निकाले हैं, और उसमें भूटान भी है। इन्हें अपने को लगेगा बहुत रिच जो कंट्री होंगे वो निकाले, उसमें भूटान भी है। और एक पोस्टेज स्टैम्प ऐसा निकला है कि मैं चिट्ठी लिखूंगा, डाक टिकट चिपकाऊंगा लिफाफे में, आपको पोस्ट कर दूंगा, आपको चिट्ठी मिलेगी, आप उसमें से डाक टिकट निकाल लेंगे और रिकॉर्ड प्लेयर पर रखेंगे, उसको एज ए रिकॉर्ड बजाएंगे। बहुत बहुत अच्छा, गुड इनिशिएटिव। कोई बात नहीं। इस अब ये जो पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, जैसा यह है कि रविंद्र पहलवान से कहा जाए कि आप प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दें, तो मेरी तो जिंदगी प्लास्टिक पर है। ये एक लिफाफा देखिए आप, इसके ऊपर एक ये मोहर लगी है। ये मोहर एक डिजाइन की है, इंदौर का राजवाड़ा है इसके अंदर, और ये कहलाता है पिक्टोरियल कैंसिलेशन, परमानेंट पिक्टोरियल कैंसिलेशन। और ये जो है फर्स्ट डे परमानेंट पिक्टोरियल कैंसिलेशन का लिफाफा है, यानी 11 फरवरी को ये निकला है। अब ये सील दोबारा नहीं लग सकती, तो मैंने इसको प्रिजर्व करने के लिए ये प्लास्टिक केस करना बंद कर दिया। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे को इसको कुछ महीने तक, साल तक रिजर्व नहीं करना है, कई सालों तक प्रिजर्व करके रखना है। और जिसको मैं ये काफी मैंने बनवाए हैं, और मैं जिसको भेंट करूंगा वो भी रखेगा। दूसरा एक बात है, इसमें से कुछ लोग शायद जानते हो, मैं कॉइन्स भी कलेक्ट करता हूँ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब इसके अंदर मजबूरी क्या है, ये जो एल्बम है इसमें ये छोटे छोटे पॉकेट हैं, और इस पॉकेट के अंदर ये बंद है। इसके अंदर प्लास्टिक यूज करना इसलिए बहुत जरूरी है कि यदि हम इसको प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे तो इसका पीछे का भाग कैसे दिखाएंगे। ये फ्रंट व्यू, ये हेड, ये टेल है, और ये जो प्लास्टिक का ये बंद है, इसके अंदर जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये कहलाता है होल्डर, कॉइन्स होल्डर। इसके अंदर खुद प्लास्टिक है, उसको कॉइन्स को प्रिजर्व करने के लिए। मेरे पास कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो 3-3 हजार 2,000 रुपए के हैं, और उनको मैं छोटी छोटी पॉलिथीन की थैली में बंद रखा है। मेरे पास होल्डर नहीं है, तो मैं प्लास्टिक ढूंढ रहा हूं, मजबूरी है मेरी, क्योंकि वो कॉइन्स जो है वो 3,000 रुपए के कॉइन्स है। यदि मैं उसको प्रिजर्व नहीं करूंगा तो आप ही थोड़ी देर के बाद कहना चाहो ये तो आपने खराब कर दिया, अब तो मैं 2,000 में खरीदूंगा। मुझे दे दीजिए सर, मैं संभाल के रख लूंगा सर। आपको तो मैं ऐसे ही देने को तैयार हूँ। अरे सर मजाक। अरे कम से कम नाम तो लोगे मेरा, इसी बहाने। नाम तो आपका वैसे ही खूब लेंगे सर। ये 2 बातें मैंने बताई। अभी तीसरा एक चीज का उपयोग मैं इस वक्त बहुत कर रहा हूँ, और जो मेरा जो पैकिंग करने वाला है उसने बोला कि लगे आप लिफाफे ये यूज कर रहे हो, ये सब बेकार की चीज है, आप तो टेप यूज करो। तो उसने थिक जो टेप आते हैं वो मेरे को दिलवा दिए, और बोले ये आप इसको यूज करो बोले। तो मेरा ख्याल इसमें भी प्लास्टिक होता होगा, प्लास्टिक ही है। तो यदि इसको हम उपयोग नहीं करेंगे तो फिर इसका अल्टरनेट क्या है, पैकिंग के लिए क्या करेंगे? सर अल्टरनेट अल्टरनेट आएगा। आप ये मैं अभी इसका उपयोग मैंने अभी शुरू किया है पहली बार। अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, मेरे करीब 100 पैकेट बनाने हैं। तो कितना होगा, इतने तो बड़े हैं। कितना टिप सर इसका अल्टरनेटिव आएगा, आप विश्वास रखिए। हो सकता है समय लगेगा, लेकिन इस पर काम चल। ये मैंने पर सर बात वही है राजीव जी कि बहुत देर की मेहरमा आते आते वो ना हो जाए ना। नहीं, मैंने इसीलिए बताया कि हम कम से कम हमारे ध्यान में ये रहे कि कौन कलेक्ट करने वाला। जब जागे तभी सवेरा।
नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमको ये मालूम रहना चाहिए कि ये मैंने आपको 2 चीजें बताई, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो लोग मजबूरन प्लास्टिक का यूज कर रहे होंगे। मैं मजबूरी में उपयोग कर रहा हूँ। मेरे पास 150 साल की एक पुरानी पोस्टकार्ड है, 150 साल पुराना। तो यदि उसको मैं प्लास्टिक में नहीं रखूंगा तो काय में रखूंगा? मुझे भय है कि खराब हो जाएगा। नहीं, तो ये तो आप लॉन्ग टर्म यूजर्स कर रहे हैं ना सर, इसको तो आप लॉन्ग टर्म यूजर्स कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का वो तो है, जब तक पोस्टकार्ड जिंदा है तब तक उसमें बंद रहेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म यूजर्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमको जो आप जो कोई चीज रिजेक्ट करके जो आप मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूँ। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे वक्तव्य में हम इन चीजों का भी ध्यान रखें कि कुछ चीजों का उपयोग या तो उसका कोई अल्टरनेट हो। मैंने आपको बहुत बहुत संक्षेप में बहुत कम बात बोली है। मैं यदि प्लास्टिक को जीवन से हटा दो तो रविंद्र पहलवान के जीवन में हर चीज खत्म हो गई, हर चीज खत्म हो गई। नहीं सर, ऐसा इतना ज्यादा यूज है मेरे इसमें, लेकिन वो सिंगल यूज नहीं है। मैं यूज करके फेंकता नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है, जैसे आपने कुछ बातें बोली कि आपने मुझे भी जागरूक करने का काम किया है। जैसे मैं सब्जी खरीदने जाऊं तो घर से थैला लेके जाऊं, जो अभी नहीं जाता हूं, जो जानना चाहिए मुझे। ये इतना आपने जागरूक किया मेरे को, तो मैं मुझे जगाने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, मैं बोल रहा इसी तरह करके जो है ये हमें एक दूसरे को बताना पड़ेगा और ये मुहिम में जोड़ना पड़ेगा सबको। मेरे यहाँ भी सब्जी वाला आता है नीचे, वो उसको मैंने बोल रखा है कि मेरे आसपास मैंने सब लोगों को बैग दिया हुआ। मैंने कहा कि नहीं, प्लास्टिक नहीं देना है, सब बैग लेके आएंगे, बैग में ही डालेंगे। लोग सामान लेते हैं, बैग में लेते हैं। तो हैबिट फॉर्म करने की बात है। और मुझे बताए कितना वेट होता है बैग ले जाने में, कितना वेट होता है? एट द मोस्ट हाफ के जी होगा, तो थिक अगर वो होगा आधा के जी होगा। क्या हम आधा के जी बैग कैरी नहीं कर सकते हैं? तो बेसिकली ये है कि अपना ये एक छोटी छोटी स्टेप है, जो छोटी स्टेप है देखा जाए तो बहुत बेनिफिशियल है। और आप देखें ना क्या हो रहा है कि अगर हम सब्जी वाले से पॉलिथीन में नहीं लेंगे सब्जी, तो वो पॉलिथीन नहीं खरीदेगा। तो क्या हो रहा है, बेसिकली एक चेन बन रहा है ना। वो जब वेंडर से, जब जो दुकान वाले से नहीं खरीदेगा प्लास्टिक, तो उसकी तो सेल कम होगी। तो वो जब कम वो लेगा, तो जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो भी जब उसके पास कम जाएगा रिक्वायरमेंट, तो वो भी कम बनाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से चेन बना रहे हैं। हम अल्टीमेटली कहाँ पर टारगेट कर रहे हैं? जो मेन प्रोड्यूसर, वो भी अपना कर्टेल करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें चेन तैयार करनी है। थैंक यू सो मच सर। और रविंद्र पहलवान सर, आपकी हॉबीज ही बहुत इंटरेस्टिंग है कलेक्ट करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा हाँ, लगा। यूनिक है, वेरी नाइस। तो अब मैं श्री रामनारायण सोनी सर को समापन टिप्पणी के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपने सोनी जी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ। आपका संबोधन बहुत शानदार रहा। इस विषय में चूंकि आप बहुत पारंगत हैं, वास्तव में हमारे लिए समय कम पड़ गया कि आप बता सके अपनी 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 सारी बातें। पर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि आप इंग्लिश स्पीकिंग आपके एड्रेसेस हैं, उसके बावजूद आपने बहुत हिंदी में बड़ा ऐसा लगा नहीं हमें अटपटा कि कहीं आप हिंदी अच्छी नहीं जान रहे हैं। बहुत अच्छा है कि आपने बहुत शानदार आप प्रेजेंटेशन रहा है। और मैं एक बात और नोट कर रहा हूँ आज की
देवांशी इज अवर यंगेस्ट मॉडरेटर। अभी तक के जितने भी 45-46 थे एपिसोड हुए हैं, और वो भी बहुत तैयारी करके आई हैं कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि उनके सामने लिखा हुआ है। वो दूसरी बार जब उनको पढ़ने का सुनाने का बोला तो उन्होंने पढ़ के बताया, इसका मतलब उन्होंने बहुत होमवर्क अच्छा सा किया है। तो उसके लिए उनको धन्यवाद। पुरी साहब ने बहुत अच्छे सवाल और कुछ सुझाव अपने दिए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने कुछ डूज बताए राजीव जी, कुछ डूज बताए कि क्या हमें करना चाहिए, कुछ डोंट्स बताए कि क्या हमको क्या नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अल्टरनेटिव्स भी अच्छे बताए, बहुत शानदार है कि प्लांट्स का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों का यूज़ करें। पर बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने बताई वो ये है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन प्लास्टिक कर रहा है। हमारा ध्यान कुछ और ही था अभी तक। आपके सर्वे के मुताबिक प्लास्टिक इंडस्ट्री जो पैकेजिंग में यूज़ की जा रही है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन उससे हो रहा है। तो ये नोटेबल है कि इसको कैसे कम किया जाए। ये तो खैर बहुत ये हर लेवल पे इसको करना चाहिए कि इसमें क्या करें क्या नहीं करें। एक चीज़ जो मैं अपेक्षा करता हूँ सरकार से और सारे बुद्धिजीवी वर्ग से, ये है कि इस पे रिसर्च नहीं होती कि ये जो लेस माइक्रोन के जो प्लास्टिक्स हैं इनका यूज़ कैसे हो। जैसे अभी आपने बताया लेटेस्ट बेंगलोर में उसका रीयूज चालू हो गया है कि रोड बेड्स उससे बनाए जा रहे हैं। बहुत ऐसे इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं तो वो निश्चित रूप से ये चूँकि जैसे पहलवान साहब ने भी बताया कि आप इस प्लास्टिक से अब बच नहीं सकते। ये आपकी लाइफ़स्टाइल में भी आ चुका है और आपकी डेली नीड में भी आ चुका है। लेकिन कई चीज़ें कई लेवल पर अगर थोड़ी-सी मॉडरेट की जाएँ तो हो सकता है फ़र्क पड़े। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि पैकेजिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा पैकेजिंग पे चली गई है कि जैसे हम पहले जाते थे मॉल्स में तो वो अनाज खुला रखते थे और हो सकता है कि वो उसके अखबारों के बने हुए पैकेट्स में देते थे। अब वो चीज़ बंद हो गई है। अब वो आ गई पैकेज में, और पैकेज भी ऐसे कि जो प्रिंटेड पैकेजेस हैं। मतलब उन पैकेजेस पे खूब खर्च होता है और वो खर्च हमारी जेब से जाता है। वो जाना वेस्ट में ही है, उसको कोई वो नहीं होता है। तो एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ ये है कि भगवान सबका भला करे, लेकिन पहला नंबर मेरा होना चाहिए। ये किसी नासमझ आदमी ने कहा, पर मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले अगर इम्प्लीमेंट करें इन चीज़ को तो ये आपका मैसेज है। मैंने अपने शब्दों में उसको कह दिया है, पर आपका मैसेज ये कि अपने पे इम्प्लीमेंट करें। ओल्ड जो लाइफ थी हमारी लाइफ स्टाइल उसमें जाएं। तो आपके मैसेजेस जो हिडन मैसेजेस मुझे लगे इस तरह के थे कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत सारे बदलाव अपने लेवल पे ही कर लें तो वो अपनी टोटल साइकिल को इम्प्रूव करेगा और अल्टीमेटली इसका यूज़ कम होगा। अवॉइड तो हो नहीं सकता, ये पक्का है। क्योंकि आज जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अंतरिक्ष में अगर जाता है कोई यान और जब लौटता है वो धरती पे, तो वो जो कैप्सूल के अंदर आदमी बैठा रहता है वो प्लास्टिक का कैप्सूल होता है, वो भी एक प्लास्टिक है। दूसरी बात है कि हम 10 जोड़ कपड़ा लेते हैं और उसमें से 9 कपड़े ऐसे हैं जो प्लास्टिक के बने हैं। तो हो सकता है 10 कपड़े नहीं पहने, 5 कपड़े पहने हम। मतलब कुल मिला के हम अपने पे भी इम्प्लीमेंट करें आपके कहने से, तो वो हम बहुत इम्प्रूव कर सकेंगे। मैं सब लोगों से जो सदस्य यहाँ मौजूद हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आज की मीटिंग्स है और इसकी जो भी बनेंगी एक्सर्प्स बनेंगी और जो रिकॉर्डिंग होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करें। अवेयरनेस का ये भी एक तरीका है। और आपकी बात राजीव जी, चूँकि आप तो बड़ी ऑडियंस को बोलने वाले हैं, पर हम चाहेंगे कि हम भी आपका एक प्रचार का माध्यम बने और लोगों तक अच्छे जीवन की कोई संदेश या कोई व्यवस्था ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे आते रहें और हमें कृतार्थ करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। और आपका मैसेज बहुत अच्छा था। लाइक चेंज तो आएगा और हमें कभी ना कभी तो शुरुआत करनी है, तो हम अपने लेवल पे शुरुआत करेंगे तो अच्छा है, तो और लोग इंस्पायर होंगे और इस इनिशिएटिव में जुड़ेंगे। तो अब एक चीज मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको कि रीयूज का मेरा भी अपना एक तरीका है। मैं अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ में जो मेरे ड्राफ्टिंग हुआ करते थे, वो जो लिफाफे आते थे, जो जिसकी डाक आती थी, तो लिफाफे फाड़ करके उसमें दूसरी तरफ में लिखता था, और वो ड्राफ्टिंग में आज भी मेरी फाइलों में तमाम लगे हुए हैं। अब एक उदाहरण ये भी है, ये अभी बताने के लिए नहीं था, ये मैं रोज यही करता हूँ। नहीं, अच्छी बात है। ये मेरी एक बुक इसको का बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बुक का एक पन्ना है जो जो एक तरह से मुझे प्रूफ के लिए आया था, तो उसको तो मैंने यूज कर ही लिया। अभी के तमाम जो है मूवमेंट्स इसमें, मिनट्स ऑफ मीटिंग इसमें लिखे। अब चूंकि कलमदान के बंद हो गए सिस्टम, कलम नहीं बची, तो ये प्लास्टिक का जो हमारा कलमदान है, इस कलमदान को ये हमारा इसका मोबाइल का स्टैंड बन चुका है। वैसे ये अपने पर्सनल यूज में भी हम इस तरह कुछ चीजें ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। ये भी प्लास्टिक था, इसको कूड़े में फेंकने के बजाय उसको रीयूज कर लिया आपने। धन्यवाद। यही वाला रिसाइकिल हो गया, रीयूज हो गया। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री पुरी सर को इनवाइट करती हूँ। नमस्कार जी सर, आपका आभार प्रदर्शित करने के लिए अल्फाजों की गरीबी और मजबूरी आड़े आ रही है, पर फिर भी एक रस्म है, एक रिवाज है, तो मुझे उधार लेने पड़ रहे हैं लोगों से लफ्ज पर अपनी गरीबी को देखते हुए। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक पॉइंट जो हमारे पूरे डिस्कशन में मेरे को लगता है टच नहीं हुआ, हिंदुस्तान में 15 वेरी लार्ज पॉलीमर मैन्युफैक्चरर्स हैं, और उसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी उसकी सिरमौर जगह पर बैठी हुई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं पर्सनली मानता हूं, और अखबारों में और मीडिया में भी पढ़ते हैं, ऐसी जो बड़ी कंपनियां होती हैं इनका सरकारों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। जो कायदे बनते हैं, जो नए लॉज बनते हैं, और जिसके तहत ये सारे ट्रेड्स और ये मैन्युफैक्चरिंग के रूल्स बनते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, और वेरियस रेस्ट्रिक्टिव लॉज बनते हैं, उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा से होता है। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि बिकॉज मैं थिएटर का स्टूडेंट रहा हूं, हमेशा ये मानता रहा हूं कि करंत विद्या पहले काम आती है पढ़ंत विद्या से, और रिजल्ट भी करंत विद्या से आता है। पढ़ंत विद्या से रिजल्ट बहुत, मैंने तो जीवन में बहुत हासिल नहीं करे। मैंने जो करा सारी जिंदगी, उसको मैंने पढ़ा नहीं था। जो मैंने करा सारी जिंदगी, आज मैं उससे अलग कुछ कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ और करना सीख लिया, उससे मुझे आज दाल रोटी मिलती है। तो करंत विद्या से चेंज आएगा। हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, वो सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं कि जो रविंद्र पहलवान जी ने भी मुद्दा उठाया कि अगर प्लास्टिक नहीं तो क्या, जो मैंने भी आपसे पहला सवाल यही पूछा था, अगर प्लास्टिक नहीं तो क्या। हमारा चश्मा प्लास्टिक का है, हमारी चप्पल प्लास्टिक की है, हमारे घर में कोई चीज ऐसी नहीं है, हम सुबह उठ के शाम तक हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, उसका 80% हिस्सा पॉलीमर है। बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट चाहिए, जिसमें बहुत बड़ा रोल ऐसा भी है जिसमें समाज सेवा जैसा रोल है। अगर वो उस लेवल पर हम आकर कर पाएंगे तो हम कर सकते हैं, नो डाउट। सिंगल यूज प्लास्टिक
का इरेडिकेशन करना इजी है, वो गवर्नमेंट लॉ बना देगी और लोगों को भी समझ में आ जाएगा थैला लेके जाना है। जैसे अभी पहलवान साहब ने कहा, कई लोगों को समझ में आ जाएगा। परमानेंटली कार में 3-4 थैले रख लेंगे, स्कूटर की डिक्की में रख लेंगे, भाई भूल जाए तो चलो वहां से निकाल लेंगे। वो प्रैक्टिकल उसके हल हैं। कुछ समाज सेवी लोग हैं जो वेरियस बड़ी हाटों में जाके खड़े होके फ्री में कपड़े के थैले बांटेंगे भी, उस पर मैसेज भी लिखा होगा, सब कुछ होगा, ये सब बातें हो जाएंगी। बट सवाल ये पैदा होता है कि सर उससे कितने % प्लास्टिक का रिडक्शन होगा? प्लास्टिक हमारी इतनी चीजों में है घुसा हुआ है, इतनी चीजों में घुसा हुआ है, उसको कैसे हम हटाएंगे? पर फिर भी जब बहुत अंधेरा होता है तो कहते हैं कि उजाला बहुत नजदीक होता है। तो शायद अंधेरा बहुत है, रात का अंतिम प्रहर है, शायद उजाला आएगा, सूरज फूटेगा और कोई नई डेवलपमेंट होगी। इंसान ढूंढ ही रहा है कुछ न कुछ, इसके बदले में क्या, अगर ये नहीं तो क्या। तो उम्मीद करते हैं। हाँ, पर्सनली हम सब ये कर सकते हैं कि हमारे घरों में जितना प्लास्टिक है, हम जो प्लास्टिक के बर्तन यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स घर में रखी हुई हैं, उसके लिए एक दिन तय कर लें और उनको सारों को एक दिन में निकाल के घर से बाहर फेंक दें। क्योंकि हमारे घर में वो जब तक रहेंगे हम उनको यूज करते रहेंगे, हम उनमें पानी भी पीते रहेंगे, उनमें गर्म खाना भी खाते रहेंगे और हम अपने आप को दूषित करते रहेंगे। हमारे अंदर दुनिया भर की उसी प्लास्टिक गर्म चीज से घुल के शरीर में जाता है, वो बंद नहीं होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका विषय बहुत फैला हुआ था और आज मेरे ख्याल जितनी लंबी मीटिंग हमारी आज चली है इतनी नॉर्मली चलती नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा रिवाज है, हम जो आने वाले हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनको सैल्यूट करके उनका धन्यवाद करते हैं। तो सर, वी पे यू अवर रिस्पेक्ट सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।